शानदार रिकवरी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ ट्रेड करते हुए बाजार निचले स्तरों से आई बेहतरीन रिकवरी। क्या ये रिकवरी रहेगी टिकाऊ या फिर दुनिया भर और स्पेशली रशिया यूक्रेन के बीच फिर से बढ़ते हुए तनाव के बीच में आएगी मुनाफा वसूली? आखिरी 1.5 घंटे में क्या होगा और कल के लिए क्या करनी है आपको तैयारी है? फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि एक बार के लिए तो बाजार में जबरदस्त रिकवरी आई थी और अच्छी बात है रिकवरी के बाद बाजार संभले हुए हैं, स्पेशली बैंक्स। तो यहां पर क्या करना है, कैसा रहेगा एक्शन? फर्स्ट ट्रेडिंग डे है बट ऑलरेडी काफी इवेंटफुल रह चुका है। जानते हैं अनिल जी से। अनिल जी बताएं, 1.5 घंटे के आने वाली की बात करनी है, उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या दिख रही है? बड़ी बात है यही है दीप, देखो बेहतरीन रिकवरी आई है, शानदार आई है और उम्मीद के मुताबिक आई है। सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी की उम्मीद थी सही टाइम आनी चाहिए, तो वही सही टाइम से सही लेवल से आई है। निफ्टी निचले स्ट्रोक्स में 150 अंक सुधर कर ट्रेड कर रहा है और कल की क्लोजिंग से देखोगे तो 150 पॉइंट नीचे है। तो दोनों तरफ के लिए, तेजी और मंदी करने वाले दोनों के लिए समता भाव से बाजार आपको मौके देता हुआ। जिसको अच्छा फील करना है अच्छा फील करे, जिसको खराब करना है खराब करे, जिसको तेजी फील करनी है तेजी करे, नीचे देख ले बहुत दूर बॉटम दिखेगा आज का, और जिसको मंदी फील करनी है कल की क्लोजिंग आई मीन शुक्रवार की देख ले, वहां से 150 पॉइंट नीचे और दोनों को फीलिंग भी बराबर दे रहा है, ज्यादा नहीं दे रहा। एग्जैक्टली। रहा सवाल सेंसेक्स का तो 500 अंक ये सुधरा है। निफ्टी बैंक ने तो गजबी कमाल ही दिखा दिया है भाई साहब। 38,500 से सीधा 39,300 800 पॉइंट रिकवर हुआ है। अभी भी करीबन 500 पॉइंट की रिकवरी आपके सामने है इस वक्त। ये आज का इंडेक्स का हाल। करेंसी मार्केट में भी कमजोरी काफी हुई, 82 रुपये 68 पैसे का रिकॉर्ड लो बनाया। उसके बाद थोड़ी निचले स्तर से करेंसी मार्केट में भी रिकवरी आती हुई दिखी है। तो ये थोड़ा सा एक रुझान आपको करेंसी मार्केट में हल्की फुल्की रिकवरी का नजर आएगा। यूरोप थोड़ा कमजोर है, ज्यादा नहीं, 1/4% के आसपास तक का कमजोरी वहां पर आपको नजर आएगी। तो ये अब तक का रुझान है, छोटा बड़ा जो भी आप समझ रहे हैं। दोनों तरफ का एक्शन हुआ है अनिल जी, और इस एक्शन पर ही बात करनी है। इनफैक्ट आपने जो सुबह सही वक्त पर एक बार खरीदारी की भी राय दे दी थी कल के आज के 2000 में, वो भी ज़बरदस्त कॉल रही सर, क्योंकि तभी हम बात भी कर रहे थे। बात करते करते एक अच्छी मूव आ गई थी बैंक निफ्टी में, और उसके बाद से हमने देखा कि बैंक निफ्टी लगभग सारे टारगेट भी, इनफैक्ट सारे टारगेट्स इसने आज के अचीव भी किए। आज हो गए, आज तो सारे के टारगेट्स हुए। एक बार मैं जरा दिखा देता हूँ क्या बोला गया था, किस समय बोला गया था, फिर आपसे इस पर राय लेने की अब क्या करना है। बैंक निफ्टी यहाँ पर खरीदारी करने के आए 38,720 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है। यहाँ पर थोड़ा नीचे मिले 38,600-625 पर, तो वहाँ पर ऐड करना है। 38,800, 38,950, 39,050, 39,125 ये 4 टारगेट है, जिनके लिए 38,475 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी पहले टारगेट पर पहुंचा है, 38,800 का पहला टारगेट है। मूव आता हुआ दिख रहा है, थोड़ी सी आपके बात करते करते सही जगह पे एक्चुअली वो रुपए तीनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया बना है। आज के 2000 में अनिल जी ने आपको बताया था, तो सभी जो लक्ष्य हैं आज के 2000 में वो हासिल होते हुए नजर आए। तो ये है बाजार का एक्शन। और अनिल जी अच्छी बात है, अभी थोड़ा 39,000 के नीचे आए, बट जो लो बनना था वो पहले 1-1.5 घंटे में बन गया। उसके बाद बाजार ने उसे रिविजिट नहीं किया। इनफैक्ट आधे घंटे पहले तक तो वन वे मूव थी। ब्रीफली बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में भी आते हुए दिखा। तो एक तो टारगेट हिट की बधाई सर, दूसरा बताएं अब क्या करना है, क्योंकि फिर से थोड़ी वॉलेटिलिटी इस समय बनती हुई दिख रही है सर। पहली चीज़ तो है कि टारगेट हिट हो गया, अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। लेकिन जिस स्पीड से और जितना जल्दी हिट हुआ, मुझे लगा दिन के अंत तक तो लगेगा। अच्छा, हाँ, लेकिन ये पहले पहुंच गया तो बढ़िया है, अच्छी बात है। रहा सवाल अब ऊपर से नीचे आने का, तो ये दोनों चलेंगे। सुबह भी अपने यही बात कर रहे थे, जब ज्यादा मंदी हो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से तो डरो मत, और ज्यादा सब जोश में आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। बिल्कुल, ये यही चलेगा अभी थोड़े दिन, यही चलने वाला है। तो वो हमारे को स्कूल में सिखाते थे, आपको सिखाया कभी सर? नहीं, कुशल क्या मतलब पतला देख के लड़ना नहीं, मोटा देख के डरना नहीं। हाँ, मेरे को तो बहुत होता है। अच्छा, मैं भी इतना ही पतला था पहले। हाँ, ये तो अभी मतलब वक्त के साथ वजन बढ़ गया, क्या करें मतलब। तो वो ऐसे ही मंदी देख के डरना नहीं, तेज देख के मतलब उड़ना ही है। दोनों तरफ के है मार्केट, अभी ऐसे ही चलेगा, एक तरफा है नहीं। ये तो आप सोचो, और आज तो पूरे सिग्नल दे ही रहा था ना, वो रशिया और यूक्रेन की खबरें इतनी आ ही रही है। प्रॉफिट बुक करने के लिए उतना ट्रिगर काफी होता है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। कि भाई फिर से मिसाइल डाल दी, है ना। ठीक है, जेलेंस्की साहब वहाँ नहीं थे, वो तो सबको पता है वहाँ है, अभी तक आए नहीं वहाँ। बहुत टाइम हो गया। हाँ,
अब तो आ जाना अब चाहिए तो आ था। जाना चाहिए था। हालांकि खैर नहीं आए तो अच्छा ही हुआ, वहाँ हमला हुआ था, लेकिन ये कह रहे हैं वो किसी अंडरग्राउंड बंकर में दूसरे शहर से कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। उन्होंने वैसे अपना सोशल मीडिया अपडेट कर दिया। हाँ, लेकिन ये काम जो वापस हुआ है रशिया की तरफ से अच्छा तो नहीं है। Yes, sir. क्या Absolutely. इतने समय बाद, साल नहीं, इतने महीनों बाद फिर से इन्होंने मिसाइल्स छोड़ी है, तो मूड खराब करने वाली तो है। अब क्या होता है मूड खराब, तक एक तो आपका 2 वजह से होता है मूड खराब। एक तो मिसाइल छूटे, और मिसाइल के साथ डाउट फ्यूचर ना टूटे तो आज छुट्टी होगी मिसाइल, और मिसाइल के साथ डाउट फ्यूचर टूट जाए तो डर डबल लगता है। तो फैक्ट तो बात है ना, बाकी सब छोड़ दो, हमारा कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट लिंक जो है ना, कॉन्फिडेंस का, वो सीधे भाव से बिल्कुल भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे कॉन्फिडेंस नीचे। फिर खबर अच्छी हो तो भी कॉन्फिडेंस नीचे रहेगा, अगर भाव नीचे, खबर खराब हो भाव पर, हाँ ठीक है आने दो, है ना। सो वो वाला हाल है। तो अब भाव नीचे आया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला है, तो दोनों तरफ है, कोई चिंता नहीं। ऊपर में आया, प्रॉफिट बुक किया आपने, अच्छी बात है। नहीं किया, मेरे तो बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स हासिल हो चुके, ऑप्शन में भी हो गए, अगर आपने कैश में फ्यूचर में लिए तो वहाँ भी हो गए। वापस से एंट्री करने का कोई मौका ऐसा दिखेगा। और सुबह मैं तो बोला ही कि एकदम सही वक्त पर बात निकली कि रुपया एकदम मजबूती दिखा रहा है, डाउ थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता हुआ दिखा था, अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गए थे। तीनों फैक्टर्स एक साथ मिल गए, तो मुझे भी याद है ना, मैंने बड़े दिनों बाद मैंने दी है ये बैंक निफ्टी ना, हाँ बहुत दिनों बाद मैंने बैंक निफ्टी पे काफी लंबा, बिल्कुल सर। तो अभी 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे, थोड़ा सावधान रहिए, बस सिंपल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सावधानी बरतनी है, इसको समझेंगे भी, और थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स के लिए आपकी चहेती और ट्रस्टेड वॉइस भी आने वाली है इन संकेतों को समझाने के लिए। बग्गा साहब आ रहे हैं बिल्कुल। अरे वाह, आज हमने सोचा थोड़ा, आज क्या वाले सोमवार, हाँ सोमवार सुबह आज बग्गा साहब बिजी थे, हमने छोड़े ही नहीं। हमने कहा सर सुबह बिजी तो क्या हम दिन में पकड़ लेंगे, में आइए बिल्कुल, कभी थोड़ी देर में आएंगे। एब्सोल्युटली, तो बग्गा साहब से भी करेंगे बातचीत, समझेंगे इस नए डेवलपमेंट्स में आपको क्या समझना है बाजार के लिए। आइए खबरें और ट्रिगर्स बताने के लिए कुशल और अरमान है तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज पोस्ट मार्केट टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पर नजर रहेगी हमारी। साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस सप्लाई पर पीएमओ ने बैठक बुलाई है 2:30 बजे, तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। जहाँ तक आईएमएफ की बात है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपना रिलीज करने वाले हैं, और यूएस के लिहाज से फेड वाइस चेयरमैन ब्रेनार्ड आज एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। कल के दिन में एफएनओ स्पेस से डेल्टा कॉप अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही पीवीआर की बोर्ड बैठक है यहाँ पर शेयर होल्डर्स के साथ आइनॉक्स लेजर के मर्जर को लेकर 11:30 बजे। इनफैक्ट वेदांता यहाँ पर भी शेयर होल्डर्स जो कंपनी का प्लान है रिजर्व्स में से पैसे निकालने का, उसको लेकर एक वोटिंग होने वाली है, तो यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ग्रैन्यूल्स इंडिया, इसका बायबैक भी बंद होता हुआ नजर आएगा। 27 सितंबर को जो ओपन हुआ था, कल इसका आखिरी दिन होगा बायबैक में पार्टिसिपेट करने का। इनफैक्ट 12 अक्टूबर यहाँ पर बुधवार को निफ्टी से HCL टेक और साथ ही विप्रो, ये दोनों कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। सितंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा आएगा, अगस्त महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने रखे जाएंगे। जहां तक आइनॉक्स लेजर की बात है, यहां पर शेयर होल्डर्स की इनकी भी बोर्ड बैठक होने वाली है 12 बजे 12 तारीख को, और साथ ही बंधन बैंक की एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक अनाउंसमेंट को लेकर, तो देखना होगा कि क्या अनाउंसमेंट यहां से निकल कर आती है। वेरांडा लर्निंग सोल्यूशंस कंपनी की बोर्ड बैठक है एक पोटेंशियल एक्विजिशन को लेकर। साथ ही यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स, जिसके बारे में हमने आपको सुबह भी बताया, 1 टाइम स्पेशल अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। इनफैक्ट राइट्स इशू जो इन्होंने इक्विटी शेयर जारी किए थे, उसकी भी बोर्ड बैठक है, उसकी रिकॉर्ड डेट को इनफैक्ट तय करने के लिए ये बोर्ड बैठक है। आईपीओ में ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, इसका आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा, और साथ ही शिवालिक बाय मेटल्स जो बोनस शेयर जारी किए थे उसकी एक्स डेट है। एंड फाइनली ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के सितंबर महीने का पीपीआई डेटा, साथ ही फेड के जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स, और यूके का जीडीपी आंकड़ा भी आपके सामने आएगा। ट्रिगर हैवी है, ये सारे ट्रिगर्स ही थे। हाँ, अच्छा, मुझे भी रियलाइज नहीं हो सका। अगर इतने ट्रिगर हैं तो हिसाब से तो मार्केट हर 2-2 मिनट में वोलेटाइल होना चाहिए। जितने ज्यादा ट्रिगर उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी। इंपॉर्टेंट कितने हैं सर, उसके ऊपर भी तो आप बिना इंपॉर्टेंट भी नहीं, ऐसा नहीं है सर। आइए खबरों वाले शेयर जान लिए जाए अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी सर, JSW स्टील, इनके Q2 का जो है अपडेट आया है, जिसमें अगर आप क्रूड स्टील का उत्पादन जो है YOY बेसिस पर 12% बढ़कर आया है। NMDC, इनके फाइन ओर और लंप ओर की जो कीमतें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। IDBI बैंक
VAY नेटवर्क के साथ इन्होंने करार किया है और ये करार जो फिनटेक पार्टनर के तौर पर उन्होंने ये करार किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक Q2 का अपडेट है जिसमें डिसबर्समेंट में 10% की बढ़ोतरी और ग्रोस एडवांसेस में 5% की बढ़ोतरी QOQ आधार पर आई है। कैम्स सब्सिडरी में हिस्सा खरीदने के लिए 17 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी। रामकृष्ण फोर्जिंग पर भी ध्यान रखिएगा जिसमें कंपनी को लगभग 132 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये नॉर्थ अमेरिकन HCVs एप्लीकेशंस के लिए जो है ऑर्डर मिला है। इजी ट्रिप प्लानर्स इन्होंने शेयर विभाजन और बोनस दोनों के लिए दोनों के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। पहले शेयर विभाजन 1 शेयर के बदले 2 शेयर और फिर उसके बाद बोनस शेयर 1 शेयर के बदले 3 शेयर, मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो वो 8 शेयर हो जाएंगे। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें BEL 27 लाख शेयर, कोल इंडिया 20 लाख, कैस्ट्रॉल इंडिया 19 लाख और जोमेटो में भी 19 लाख, एक्सिस बैंक में 18 लाख, IBI हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 15 लाख और ITC में 13 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहा है आज के सेशन में भरपूर, और ये एक्शन आगे बढ़ने की तैयारी में। एक्सपर्ट्स का है दमदार पैनल हमारे साथ। देखिए, कुणाल जी राकेश जी के साथ वागले साहब जुड़ चुके हैं, आशु मदान साहब के साथ सुमित जी और किरण जी जुड़ चुके हैं, और सचिन जी अपने हिसाब से अलग से जुड़ चुके हैं पुणे से, और अनएक्सपेक्टेड कई लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा साहब सोमवार की सुबह सुबह हमारे साथ होते हैं, आज विशेष कारणों से दोपहर में हमारे साथ हैं, और हमने सोचा कि बग्गा साहब आ रहे हैं दोपहर में और कुछ ऐसा विशेष ना हो उनके बात करने के लिए। Exactly. ये अच्छा थोड़ी लगेगा। एग्जैक्टली इस चक्कर में हमने, आपने देख ही लिया होगा रशिया यूक्रेन में क्या करवाया है ताकि बग्गा साहब से बात करने के लिए कुछ माल मसाला रहे। तो सर, बस मैं ये जो नया नया कांड किया है पुतिन साहब ने, उस पर आपसे बात करने के लिए थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तब तक ये 1-2 है ना, जल्दी से ये उछलते कूदते हुए बिगुल जो है वो पहले बजवा दूँ। कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आ रही है सबसे पहले एक स्पेशल पिक। बताएं सर। अनिल जी, देखिए, जो रेलवे से जुड़ी कंपनियां, इस पर लगातार हम खरीदारी की राय देते आए हैं। IRCTC पर भी हमने पुरजोर खरीदारी की राय दी थी, और अब बारी है एक और रेलवे से जुड़े स्टॉक की जिसका नाम है इरकॉन। चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और एक पैटर्न भी बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और इस पैटर्न का काफी एम्बिशियस टारगेट है। तो अभी देखिए अनिल जी, स्टॉक थोड़ा बढ़ गया है नीचे के लेवल्स पर, इसको बाय करके चलने की हमारी राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और काफी समय बाद रेलवेज के स्टॉक पहले चले थे फिर रुक गए थे। IRCTC में भी रिवर्सल बन रहा है और इसमें तो रिवर्सल के साथ साथ ब्रेकआउट भी हो गया है। तो इरकॉन पर खरीदारी की राय है। 42 रुपए, 42 रुपीज का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 48-49 का जोन है और दूसरा टारगेट 51 का है। तो इन टारगेट्स के लिए इरकॉन पर खरीदारी की राय है। ओके, तो इरकॉन पर रखिएगा नजर। 6.5% ऊपर डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक बिगुल BTSTT का। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है माइंड्री के फ्यूचर्स में। जिस तरीके से इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा था, एक अच्छे लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस से का ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल सेट हो चुका है। सो खरीदारी करनी है माइंड्री के फ्यूचर्स में। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर लगभग अराउंड 3440 का। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 3360 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3270 पे एंड खरीदारी करनी है माइंड्री के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस 3360, टारगेट माइंड्री में माइंड लगाएं और करें खरीदारी। आइए अब करते हैं बग्गा साहब से मुलाकात। सर, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज फिर से क्यों लड़े ये दोनों? क्यों रशिया ने आज फिर जाके और मिसाइल गिराई? ऐसा क्या पेट में दर्द हुआ है? नहीं अनिल जी, जो 2014 में क्रीमिया करके बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड है जी, वो रशिया ने टेक ओवर कर लिया था। अब उसके ऊपर एक पुल बनाया गया था लगभग $3.7 बिलियन लगा के, और पुतिन ने पहली गाड़ी चलाई थी उस पुल के ऊपर 2018-19 में। पुतिन पहले शख्स थे जो उस पुल के ऊपर गए। तो रशिया से इस टापू को जोड़ने वाला ये पुल था। इस पुल पे एक ब्लास्ट हुआ
वीकेंड को। अब यूक्रेन ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। हो सकता है पुतिन ने खुद भी कराया हो इस जंग को और बढ़ाने के लिए। हो सकता है यूक्रेन सीक्रेट सर्विस ने किया हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि पहले रशियन मीडिया यही कहता था कि 20 लेयर ऑफ डिफेंसेस हैं इस पुल तक पहुंचने के लिए। लैंड से तो पहुंच ही नहीं सकते, सी से अगर पहुंचना है तो 20 तरह के डिफेंसेस हैं, एयर से पहुंचना है तो 20 तरह के डिफेंसेस हैं। तो इसको पेनिट्रेट करना बहुत बड़ी क्षमता दिखाता है यूक्रेन सीक्रेट सर्विस की, कि इस तरह से ये अगर इन्होंने किया है, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। अब इससे क्या हुआ है, बहुत गर्मा गया है सेंटिमेंट रशिया के अंदर कि जनरल्स अच्छी तरह से जंग नहीं लड़ पाए और अब इसको ये जो इंटेंसिटी ऑफ वॉर है इसको बढ़ाना चाहिए। टैक्टिकल न्यूक्लियर भी चाहिए तो बढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा एलॉन मस्क का ट्वीट चल रहा है, वो कह रहे थे रात को नींद नहीं आई उनको और वो ये सोच रहे हैं कि इसको डी एस्केलेट किस तरह से किया जाए। बाइडन ने कई मिलियन डॉलर्स की वो मेडिसिन्स खरीदी हैं अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए जो रेडिएशन का इम्पैक्ट से बचाती हैं ह्यूमन बींग्स को। तो $250 मिलियन की इस तरह की दवाइयां अमेरिका ने ऑर्डर की हैं और स्टोर कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन खराब हो रही है। किसी को बातचीत करनी पड़ेगी। यूएन तो बिल्कुल भी इसमें सक्षम नहीं रहा है। तो ये है कि बाइडन फोन उठा के पुतिन से बात करें और न्यूक्लियर का डी एस्केलेट करें कि न्यूक्लियर किसी तरह से ना हो जाए। वो सबसे बड़ा अब खतरा इस पुल के टूटने के बाद आया है। तो पुल टूटने का इतना बड़ा मामला हो सकता है कि कहीं न्यूक्लियर की तरफ ना बढ़ जाए। आशु जी भी इस पे कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी आशु सर। आपने बग्गा जी से क्वेश्चन पूछना तो मैं फिर रिपीट करता हूं। बग्गा जी, मेरा ये मानना या सोचना या एक क्वेश्चन था कि मतलब जो वॉर जिस वजह से शुरू हुई वो एक इतना छोटा सा रीजन था और वो कहां से कहां पहुंच गई और अब तो इतनी एस्केलेशन हो चुकी है। और जिस तरह से यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया है और जिस तरह से वॉर रशिया मतलब जो डिफेंसिव हुआ है और जो थोड़ा सा हार भी बर्दाश्त करनी पड़ी है, इससे इंटरनल रिजेंटमेंट भी हो रही है। तो बग्गा जी, मुझे तो लगता है कि एस्केलेशन बढ़ेगी क्योंकि आज एक अनिल जी मतलब इतना पेट्रियोटिज्म एक ऐसी चीज है जिसका कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। आज हम एक क्रिकेट मैच हार जाते हैं तो भी अनिल जी वो बर्दाश्त नहीं होता हमसे। तो ये तो मतलब अगर आपकी जनता को पता चले कि आपका देश एक छोटे से देश से लड़ाई हार रहा है या जीत नहीं पाया या 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा है और ऊपर से कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, तो आई थिंक ये लीडरशिप के लिए और बाकियों के लिए भी ये तो बहुत बड़ा एस्केलेशन वाला पॉइंट है। तो बग्गा जी से मुझे पूछना था, अनिल जी ने कहा कि नहीं और नहीं होगा, सब कुछ हो गया, बट मेरा मानना है बाजार अलग चीज है, पर मेरा मानना है कि ये इतनी जल्दी सुलटेगा नहीं और ये इट कैन टेक स्टिल ए डर्टी टर्न। तो बग्गा जी, मुझे इस पे आपका ओपिनियन चाहिए था। नहीं, अगर युद्ध हो भी जाए बाजार नहीं गिरे तो फिर फायदा क्या आपका? आपके लिए तो कोई फायदे की बात है ही नहीं ना। ऐसा नहीं है अनिल जी। इंडिया मे बी इन स्वीट स्पॉट, बट इतना भी स्वीट नहीं है कि ग्लोबल कनेक्ट नहीं है। गिरेगा तो जरूर गिरेगा, कम गिरेगा। बड़े दिनों बाद आज सॉलिड रीजन मिला है आशु जी को मंदी बोलने के लिए। हाँ नहीं जी बग्गा साहब बताए तो आज सुबह भी गैप डाउन पे बाइंग करवाई थी। सुबह का मेरा ट्वीट देखिए, बिफोर मार्केट के गैप डाउन बेचना है या लेना है। अरे वाह जी, मैं ज्यादा मंदी में नहीं हूँ, लेकिन अभी जी मैं इस वॉर को लेके मंदी में हूँ कि वॉर इतनी जल्दी सुलटेगी नहीं और मतलब एस्केलेट होगी। तो मुझे बग्गा जी का ओपिनियन चाहिए जो मैंने अभी अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया। सर, इस कार्यक्रम का जो रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इसका समापन समारोह कब है? और उस समापन समारोह में हम आशु मदान साहब को मुख्य अतिथि बनाकर भेजना चाहते हैं, तो बताएं सर इसके लिए कौन सी डेट फिक्स की जाए? आशु जी का सवाल बिल्कुल सही है अनिल जी कि ये लॉन्ग ड्रॉन आउट हो गया है और अब सेंटिमेंट्स ओवरटेक कर गए हैं। क्या हुआ है कि यूक्रेन और रशिया में लॉसेस हो रहे हैं। यूएस ने $16 बिलियन खर्च के उनको असला बारूद दे दिया है, वेपन्स दे दिए हैं। अब लेटेस्ट वेपन्स वो दे जा रहे हैं। तो इससे रशिया की क्षमता बहुत कम हो गई है, बहुत उसकी मिलिट्री को हानि हुई है और सेंटिमेंट बिगड़ा है, पब्लिक सेंटिमेंट।
रशिया की इकोनॉमी क्यों अभी तक बिल्कुल परास्त नहीं हुई? क्योंकि ये तेल उत्पादक देश हैं, गैस उत्पादक देश हैं। कल ही एक रिपोर्ट निकल के आई कि यूक्रेन के युद्ध के स्टार्टिंग से अभी तक यूरोप ने $100 बिलियन का तेल और गैस रशिया से खरीदा है। भारत ने कुछ 8 से 10 बिलियन तक का खरीदा होगा, हो सकता है 20 बिलियन खरीदा हो, बट हमारे ऊपर इतनी उंगलियां उठाते हैं। बट पूरे यूरोप ने 100 बिलियन का तेल खरीदा है, जो कि रशिया यूज करता है फिर वापस जंग के लिए उनके ऊपर ही। तो ये प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका को बहुत इसमें एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ वेपन्स पे इन्वेस्ट करके वो रशिया को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, रशिया की छवि खराब कर रहे हैं। इसका अंत कहाँ पे होगा? अब मुश्किल हो गया, क्योंकि यूक्रेन ने देखा है कि रशिया का जो आर्मी है वो ओवर स्ट्रेच्ड है। तो हो सकता है कि वो अपने जो इलाके रशिया ने हासिल किए उनको वापस ले लें। तो इतनी जल्दी अब यूक्रेन हाथ नहीं मिलाएगा, और जब तक अमेरिका उसको पुश नहीं करेगा कि अब आप करार कर लो। हमें पहले लगता था शुरुआत में कि 1/3 यूक्रेन का निकल जाएगा, उस टाइम पे रशिया बोलेगा चलो अब स्टॉप कर लेते हैं। जैसे 2014 में क्रीमिया को जब उसने टेक ओवर किया, उसके बाद रुक गया वो। बट अब पुतिन रुकना चाहता है, बट डोमेस्टिक सेंटिमेंट उसको रुकने नहीं देगा। और साथ में अमेरिका चाहता है कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलती रहे, क्योंकि ये रशिया को बिल्कुल इसमें ही उलझाई रखेगा। तो रशिया की बहुत हानि हो रही है। यूरोप को डर लग रहा है, यूरोप को दो तरफ से डर है। एक तो उसका एनर्जी संकट आ गया, गैस रशिया ने बंद की है, तो एनर्जी संकट बहुत भयंकर है। और दूसरा है कि रशिया की आर्मी अगर दूसरी तरफ आ गई तो उनके पास लैंड आर्मी नहीं है। हर वक्त न्यूक्लियर डेटरेंस रहता था जो उनको यूरोप को बचाता था, और ओवर लास्ट 30 इयर्स इन्होंने लैंड आर्मी कम करते रहे, खर्चा नहीं किया। तो अगर आप इनकी आर्मी की क्षमता देखें वो बहुत कम है। यूक्रेन में क्या था कि 8 साल से युद्ध था 2014 से, तो बहुत इनकी सक्षम आर्मी थी, कोर, और वो पैट्रियोटिज्म के चलते आम नागरिक भी अब कूद पड़े जंग में। यूरोप में वो नहीं है, उनके पास ना आबादी है ना उनके पास आर्मी है। तो अब यूरोप को ये डर लग रहा है कि अगर रशिया ने उनकी तरफ कुछ कर दिया तो उनके पास बचाने के लिए नहीं है, सिर्फ अमेरिका की शील्ड है, और वो शील्ड है न्यूक्लियर डेटरेंस की। क्योंकि बाइडेन के पास भी पब्लिक ओपिनियन नहीं है एक्चुअली अमेरिकन सोल्जर्स यूरोप में भेजने के। तो सिचुएशन काफी गंभीर है अनिल जी। मार्केट्स ने पचा लिया है कि चलो फरवरी से चल रहा है। अब यूक्रेन, तब हमें एक एक शहर का नाम याद आ गया था, अब कोई देखता भी नहीं है यूक्रेन की तरफ। बट ये फ्लैश पॉइंट जरूर है, ये फ्लैश हो सकता है, क्योंकि दोनों सुपर पावर्स या एक जो गिरी हुई सुपर पावर जो खत्म हो गई और एक अमेरिका, ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है और इसमें फ्लैश पॉइंट हो सकता है। तो डर है इतना जल्दी इसमें युद्ध विराम नहीं होगा, अब ये चलता रहेगा। और क्योंकि न्यूक्लियर है दोनों तरफ, तो फ्लैश पॉइंट बहुत बड़ा बना रहता है। तो आशु जी के लिए अच्छी खबर है, आगे लंबे समय तक आशु जी को डराने के लिए एक पॉइंट मिलता रहेगा। आशु जी, जब चाहे आप इस पॉइंट का यूज हम आपके शब्दों में, मिसयूज हमारे शब्दों में जब चाहे कर सकते हैं। वैसे आज आपने सुबह सही कहा कि आशु जी ने कहा था कि भाई मैंने तो आज सुबह ही बोला गैप डाउन पे खरीदी है, तेजी की कॉल दी थी। लंबे समय से आशु जी तेजी में भी है। लेकिन आशु जी की तेजी है ना वो हाँ, फिल्मों के शौकीन कौन है? शौकीन, हाँ, आशु जी खुद तो ही हैं। और कौन कौन फिल्मों के शौकीन है हमारे यहाँ? बंसल जी, कुणाल जी भी थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। एक फिल्मों में बहुत बढ़िया सुपरस्टार हुआ करते थे, आज भी हैं, मतलब फिल्में तब करते थे। सुनील शेट्टी साहब, हाँ, ऑफ कोर्स, बड़ी बड़ी देखें। सुनील शेट्टी साहब फिल्मों में हीरोइन के साथ रोमांस भी करते थे, ऐसा लगता है अब पीट देंगे वो। तो आशु जी तेजी भी बोलते, तभी आशु जी को खौफ और डर इतना है कि तेजी में भी ऐसा लगता है कि
तो गलत वो सुनील शेट्टी का कंपैरिजन गलत पैरल बहुत अगर मैं कोई मेरे से सहमत ना है तो बताएं, और ये असहमत होने का आशु जी आपको भी मौका है, अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो बता सकते हैं। लेकिन मतलब वो कर तो प्यार ही रहे, लेकिन हीरोइन डरती बेचारी कि आगे पीट न दे था। जी कुणाल जी। सर मैं 200% सहमत हूं सर, दोनों हाथ ऊपर, सहमति के दोनों हाथ ऊपर। ओके आशु जी 200% सहमत है। वाह, मैं अकेला प्राणी हूं इस पूरे विश्व में ब्रह्मांड जिनके साथ आशु जी 200% सहमत है। बिल्कुल। बाकी तो आशु जी मंदी में मंदी बोलते तो भी 100% से ज्यादा सहमत नहीं होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए एक बेहतरीन पिक का। DII दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया, kiranjadhav.com के आशीष केलकर साहब है, उनकी तरफ से आई है हमें ये बेहतरीन पिक। आइए देखिए। मेरा दिवाली पिक है गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। इसका अगर हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 1150, दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 1200 का। तो अगले एक साल के अंदर अंदर 1150 और 1200 के टारगेट के लिए हम गुजरात अल्कलीज और केमिकल्स लिमिटेड ये स्टॉक खरीदारी करके चलेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 820 का रहेगा, और जिसे हम वीकली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करेंगे। तो ये है आपके लिए DII पिक के तौर पर गुजरात अल्कलीज खरीदारी करने की राय आती हुई है। आइए अब आशु इमरान साहब से जान लें उनकी तरफ से उनकी पसंद के स्प्रेड्स जो भी देना चाहें। एक बार पहले निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर अगर कोई स्प्रेड है तो वो ले लूँ, और उसके बाद आशु जी के पास मैं स्टॉक्स के लिए जाऊंगा। आशु जी बताएं सर। अनिल जी मेरे पास एक निफ्टी का स्प्रेड है। उससे पहले अनिल जी एक मैं अपडेट दे दूं आपको, क्योंकि परसों 4-5 स्टॉक्स की बात हुई थी, हमने स्प्रेड बनाए थे। अनिल जी अभी तो मार्केट मतलब कम नीचे है, अभी ऊपर भी था, बट मार्केट जो आज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे में भी था अनिल जी। एक अपना अंबुजा का स्प्रेड है 500-550, ₹1 का भी लॉस नहीं था उसमें अनिल जी। कॉनकोर का 700-750 का स्प्रेड था, ₹2 का लॉस था अनिल जी 250 पॉइंट नीचे होने के बावजूद भी। और तीसरा स्प्रेड था अनिल जी अपना DLF का 360-390, ₹1 का लॉस नहीं है अनिल जी उसके अंदर। और चौथा अनिल जी जो डेल्टा का प्लेन वनीला कॉल चल रहा है कि डेल्टा तो लेके चाहे वो फ्यूचर ले, चाहे 1:1 स्प्रेड बनाए, चाहे डिलीवरी ले, रिजल्ट भी आने हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, तो मुझे डेल्टा में तो कोई दिक्कत है नहीं। और जिस तरह से अनिल जी वो रेजिलियंस दिखा रहा है, मार्केट जितना मर्जी नीचे जाए उसको मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पांचवा अनिल जी जो लास्ट में जाते जाते कॉल दिया था NMDC का, NMDC अनिल जी अभी भी वापस मतलब मार्केट नीचे आ गया, डे हाई पे खड़ा हुआ है। और NMDC के कॉल के लिए मैं फिर इंसिस्ट कर रहा हूं, जिनके हाथ खाली थे उन्होंने शायद सुबह लिया भी था, क्योंकि मैंने सुबह मैसेज कर दिया था कि जो डिप है ये लेने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। और 17,050 के अगर ऊपर निफ्टी रहता है तो हम वापस 17,200-300 देखेंगे। और अनिल जी अभी भी बोल रहा हूं NMDC का कॉल चलने देना चाहिए। जो इन द मनी हमने लिया था ₹7 में, अभी भी वो ₹7 से ऊपर है, और मुझे लगता है कि ये मतलब 50 to 100% रिटर्न दे सकता है। तो ये पांचों स्टॉक्स में अनिल जी, और सबसे बड़ी चीज अनिल जी जो मैं बार बार रिपीट करता हूं कि सौदा लॉस से नहीं कटता, लॉस के डर से कटता है। अनिल जी यही एक टाइम है, इसमें एक पुट स्प्रेड नहीं बनाना, मुझे पुट्स नहीं बेचनी है। चाहे पुट्स बेचने पे अनिल जी और स्प्रेड बनाने में 2 बार प्रॉफिट आ जाए, 3 बार, लेकिन ऐसे ये गैप डाउन या कोई हादसा होता रहेगा, एक ही बार में सब लेके जाएगा। तो ये टाइम ऐसा है कि चाहे आप डिप्स पे बाय करें ऑप्शन के थ्रू, चाहे आप स्प्रेड बनाएं, लेकिन तेजी में रहने के बाद भी पुट्स गलती से नहीं बेचने, क्योंकि वो हादसा किसी दिन हो जाएगा तो आपका 6 सिग्मा इवेंट हो जाएगा। तो मतलब ये डिसिप्लिन है अनिल जी, ऐसा नहीं है कि आप 3 बार बेचेंगे 2 बार पैसे भी आएंगे, हो सकता है 3 बार भी आ जाए, लेकिन जब एक बार जाएगा सब लेके चला जाएगा। और अगर अनिल जी आप स्प्रेड के साथ रहेंगे, बिल्कुल शांति थी अनिल जी, मतलब वन ऑफ द रेयर डेज था कि जब बिल्कुल कोई डर ही नहीं था कि जितना नीचे खुलेगा अच्छी बात है। तो अनिल जी ये ओवरऑल मार्केट का भी सिचुएशन है। और जो मैंने उस दिन 2 बातें बोली कि 17,450 भी हो जाए तो भी इसका मतलब नहीं कि 16,800 नहीं हो सकता। आज ही 250 पॉइंट नीचे खुल गया, तो ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी। दिसंबर तक हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट द आइडिया, ट्रेडिंग इज द थीम, और ट्रेडिंग दोनों साइड करनी है। अब अनिल जी अगले 3 दिन के लिए निफ्टी का स्प्रेड है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाना है। 17,100 की अनिल जी एक कॉल लेनी है, 17,100 की, और 17,350 की, 250 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड को बनाने में अनिल जी कॉस्ट आएगी ₹60। मैं फिर रिपीट करता हूं जी, 17,100 की एक कॉल लेनी है इन द मनी, और आउट ऑफ द मनी 17,350 की 2 कॉल बेचनी है। इस पे कॉस्ट लगेगी अनिल जी ₹60। ₹60 अनिल जी मैं कॉस्ट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी 17,190 पे चल रहे हैं, तो मैं ₹90 इन द मनी हूं।
जिस कॉल में मैं 60 रुपए, जिस स्प्रेड में मैं 60 रुपए खर्च कर रहा हूं, उसमें मैं 90 रुपीज इन द मनी हूं, तो 30 रुपए का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, इसलिए 60 रुपए भी स्पेंड कर रहे हैं। तो अनिल जी, ये नीचे में 60 रुपए की कॉस्टिंग है, वर्स्ट केस में 60 रुपए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अनिल जी 17,100, क्योंकि आज का अगर गैप डाउन अनिल जी 17,050 की सपोर्ट ले ली और खुलने के बाद वापस आ गया, तो अनिल जी अगला कोई नया पुल ब्लास्ट होगा तो ही 17,050 टूटेगा, फिर 16,800, फिर 16,600, घर सारे खुले हुए हैं। फिर बोलता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं, आप कहते हो घर भी खुले हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई इवेंट लेके जाएगा, बट ट्रेड मंदी का नहीं करना, 17,050 के ऊपर तेजी का करना है। और ऊपर कहां तक सेफ है नहीं जी, अगले 3 दिन तक 17,600 तक। मेरा बेस्ट केस सिचुएशन 17,450 है, इसलिए अनिल जी ये स्प्रेड बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। और पिछले एक हफ्ते के बाद निफ्टी का स्प्रेड दिया, क्योंकि पुट स्प्रेड नहीं दूंगा 1:2 वाला, अनलिमिटेड लॉस वाला पुट का कोई काम नहीं करना अनिल जी, कॉल कर लेंगे, कॉल का संभाला जा सकता है। तो अनिल जी पांचों स्टॉक्स अभी भी मैं पॉजिटिव हूं जो मैंने शेयर किए, डीएलएफ, अंबुजा, एनएमडीसी, डेल्टा और ये निफ्टी का स्प्रेड। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी निफ्टी पर स्ट्रेटेजी आशुम मदान साहब की तरफ से। 17,100 का एक कॉल खरीदे, 17,350 के 2 बेचे। आइए वक्त है अब मुलाकात करने का सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सेठी साहब, क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। बताओ सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस, जो अभी 810 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग सीमलेस पाइप्स, ERW पाइप्स, फिर रिग्स और रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में भी है कंपनी। तो इस तरह की कंपनी 55% से ज्यादा का सीमलेस पाइप्स का मार्केट शेयर है, एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। फिर इन्होंने कुछ क्वार्टर पहले एक तेलंगाना में यूनाइटेड सीमलेस नाम की कंपनी है, उसको NCLT के थ्रू एक्वायर किया है और उसको टर्न अराउंड भी कर लिया। तो वो भी एक अच्छा इसके परफॉर्मेंस में आने वाले क्वार्टर्स में और देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने एक हाल ही में इनको एक मतलब जुलाई के महीने में एक ऑर्डर मिला था 130 करोड़ का, जो सब सी मतलब अंडर वाटर क्रूड ऑयल और गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पाइप्स बनती है, जो एक इन्होंने इन हाउस अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप करी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो उस पर भी इन्होंने कदम रखा और वहां से एक ऑर्डर भी मिला इनको। बाकी जबरदस्त फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, क्लाइंट लिस्ट अच्छी है, रिलायंस है, IOC, L&T, भेल, NTPC, अडानी, DLF, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक, अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे रिटर्न रेशियोज। और भारत ये जो दिग्गज निवेशक आकाश और लता बंसाली भी अराउंड 3.4% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा। आज खराब बाजार में भी पॉजिटिव है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करें। 850 का टारगेट, 790 का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस 850 टारगेट, ये है राय आपके लिए महाराष्ट्र सीमलेस। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी पेपर सेक्टर से है। पेपर सेक्टर भी आज अच्छा कर रहा है और यहाँ से मैंने पिक किया तमिलनाडु न्यूज प्रिंट को, जो TNPL के नाम से ट्रेड होता है। 236 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये भी एक दमदार कंपनी है, एक टर्न अराउंड परफॉर्मेंस पिछले 1-2 क्वार्टर से इसमें देखने को मिला है। कंपनी ये पेपर बोर्ड तो बनाती है, इसके अलावा सीमेंट और पावर भी है इसके पास। सीमेंट बनाती है वेस्ट या फ्लाई ऐश से और उसकी कैपेसिटी है 3,28,500 टन पर एनम और कैप्टिव पावर प्लांट है 140 मेगावाट का, जिसको एक्सेस पावर ये बेचती भी है। बाकी अनिल जी मुझे लगता है पेपर सेक्टर वापस से चलने को तैयार है। पहले इसमें एक अच्छी तेजी हुई, उसके बाद पिछले कुछ दिनों के करेक्शन में ये सब स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं, बट जिस तरीके से इन्होंने प्राइस हाइक्स लिए इस क्वार्टर में, सितंबर में भी 5% की प्राइस हाइक थी और जिस तरह से पेपर की डिमांड है, मुझे लगता है इस क्वार्टर के जो नतीजे रहेंगे, नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे जून क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। इस कंपनी ने 60 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 13 करोड़ का नुकसान था। और एक FISDI का भी अच्छा खासा भरोसा है, 26% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, ICICI, LIC, आदित्य बिरला सन लाइफ। तो दमदार फंडामेंटल्स वाली एक पेपर कंपनी, और इनका एक पल्प मिल भी अभी हाल ही में चालू है, जिसके कारण इनके मार्जिन्स में भी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट 250 का है, स्टॉप लॉस 227। 2 कैश कॉल्स आपके लिए, महाराष्ट्र सीमलेस, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, खरीदारी करके जाइए, यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा संभले हैं सर, 150 पॉइंट नीचे थे थोड़ी देर पहले, अब सिर्फ 80 पॉइंट नीचे, एक टाइम पर तो 200 पॉइंट भी नीचे हो गए थे। तो थोड़ा वो जो इनिशियल शॉक आया था वो बाजार अब संभलते हुए दिखा रहा है, उस पर रुपया संभल गया और
सिर्फ 6 पैसे कमज़ोर है। एक टाइम पर आज 36 पैसे कमज़ोर था, तो इंटरडे में 30 पैसे से ज़्यादा की रिकवरी आपको रुपए में आ गई है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोप अभी भी थोड़ा दबाव दिखा रहा है, हालांकि जर्मनी सुधर चुका है, कच्चा तेल $97 पर है और हमारे बाजार तो थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई रहे हैं। वॉलेटिलिटी है बट 39,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी, 17,200 के ऊपर निफ्टी। क्या करना है? 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी आज बग्गा साहब देंगे। हाँ ये अच्छा आइडिया है। कहाँ है बग्गा साहब, कहाँ है सर? 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी आपको देनी है। पुट कॉल भी लेते हैं सर। तैयार है सर हम? सर नहीं सर, 2:30 बजे दोपहर वाले शो में आए तो सर को पता रहना चाहिए दोपहर वाला शो कितना मुश्किल काम है। सर मुश्किल ये है कि देखो, जब कोई अच्छी खबर आती है तो बाजार गिर जाते हैं और खराब खबर आती है तो बढ़ जाते हैं। अब शुक्रवार को अच्छी खबर आई थी कि अमेरिका में नौकरियां, मतलब बेरोजगारी वगैरह कम हुई है, मतलब जितनी सोचे थे उतनी नहीं हुई, नौकरियां ठीक ठाक लगी, तो ऐसे बाजार गिरे पूछो मत। अब यहाँ पे रशिया बम गिरा रहा है, खराब खबर आई तो घट नहीं रही है। देखो वापस से 17,200 के ऊपर निफ्टी आ गया। मतलब क्या उल्टा ही चलना है हमको, उल्टा ही करना सब कुछ? नहीं अनिल जी, यही है कि मार्केट डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है, बहुत जल्दी डिस्काउंट कर लेता है जी। और दूसरा 2008 से नोट बड़े छपे हैं, तो मनी सप्लाई आपकी इतनी ज्यादा है कि हर लेवल पे खरीदार आ जाते हैं। सर ये छपके गए कहाँ? हमारे स्टूडियो में तो किसी को मिले नहीं, ना मुझे मिले, ना दीप को, ना अरमान को। अगर पैनल पे किसी को मिले हो तो बता दो बग्गा साहब को। गए किधर ये छपे? छाप छाप के दिए किसको? ये जिसके पास एसेट थे अनिल जी, उसके पास गए। तो जो ओनर्स थे 2008 से, आप अगर मकान मालिक थे, आप अगर शेयर होल्डर थे, आपकी जेब में गए हैं। जो एसेट धारक नहीं है वो पीछे रह गए। तो इसलिए इनइक्वालिटी भी बढ़ी है, क्योंकि इस मनी सप्लाई के कारण एसेट की कीमतें बढ़ती गई। तो जिसके पास एसेट थे उस टाइम से या थ्रू आउट पिछले दशक में जो इन्वेस्ट करते रहे, उनकी नेटवर्थ बढ़ी है। जिसके पास नहीं थे, जो फिक्स्ड इनकम में थे, उनकी नेटवर्थ घटी है। ओवरऑल देशों की तरफ से देखें तो चाइना की तरफ काफी पैसा गया है, बट वो कह नहीं सकते क्योंकि उनकी अकाउंटिंग में गड़बड़ है। तो हो सकता है एक बहुत बड़ा गड्ढा कहीं पड़ा हुआ है चाइना की नेशनल बैलेंस शीट में, जो हमें दिखता नहीं, जिससे इन्होंने फंड किया है। मैं 2:30 बजे लोग वेट कर रहे हैं, बट एक छोटा सा आपको स्टैटिस्टिक्स देके यहाँ विराम लूंगा कि चाइना का जो एफएक्स रिजर्व $1 ट्रिलियन होता था 2006 में, वो 4 ट्रिलियन पे पीक किया। तो $3 ट्रिलियन चाइना ने सारी विश्व से कमाई और यूएस में रखे। अब वो 3 ट्रिलियन पे आ गया है। तो कमाई तो सबसे ज्यादा जो हुई वो चाइना में हुई, क्योंकि वो सप्लायर ऑफ चॉइस है दुनिया के लिए। ठीक बात है। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके होते देखे। खराब डेटा या खराब खबर पर बाजार हो रहा है मजबूत, और अच्छी डेटा या अच्छी खबर पर बाजार हो रहा है कमजोर। तो डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, यानी कि अच्छी या बुरी खबर को पचाने की जो बाजार की आदत है, वो जल्दी से होती नजर आ रही है। बग्गा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आइए, दीप ने जो मुझे कहा है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी आपके सामने रखूँ। 17,200 के ऊपर इस वक्त हम हल्का फुल्का ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 17,200 ही बचे हुए समय के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। दीप 17,200 पर पुट में है 57 लाख शेयर, कॉल्स में है 43 लाख शेयर। रहा सवाल बचे हुए 1 घंटे का, तो आपको सुबह मैंने एक ही चीज कही थी कि 17,100 इसके नीचे जब तक हम बंद नहीं हो रहे कोई समस्या है नहीं। और अब तक तो कम से कम ऐसा दिख रहा है कि शायद 17,100 को हम क्लोजिंग बेसिस पर बचा पाए। अब तो कंफर्ट भी है। हाँ, सो कमजोरी है, पैनिक नहीं है। और ये तब है कि जब 650 पॉइंट आपके डाउ गिरे हों और 100 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर और नीचे हों, तब भी भारतीय बाजार रुकने और संभलने की कोशिश तो कर रहे हैं। करेंसी मार्केट में भी हल्के फुल्के सुधार के संकेत है। सो 17,200 और लगता है कि लगभग इसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर अगर हम क्लोज हो जाए तो नथिंग लाइक इट, कोई बुरी बात है नहीं। ये आपके लिए निफ्टी पर तो कोई खास डेटा ऐसे नहीं बन रहा जिसकी वजह से मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ चले जाएगा वहाँ चले जाएगा। डाउ फ्यूचर्स को देख के हल्का फुल्का रहेगा। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट तेजी और मंदी की दोनों तरफ करने को लोग तैयार नहीं है। उसकी वजह है कि तेजी करने के लिए आपको रशिया यूक्रेन की बमबारी नज़र आती है, डाउ फ्यूचर नज़र आते हैं,
FIs की बिक वाली दिखती, खरीदोगे कैसे? बेचने का मन हो तो आपको पता है कि ये सब कुछ पता होने के बाद भी घटता नहीं है, गैप से खुलने के बाद ऊपर आ जाता है, तो बेचो कैसे? सो इस दोनों की कश्मकश के बीच में सॉल्यूशन एक सिंपल सा है, 17,275, 17,325 अगर बढ़ाकर आज आखिरी 1 घंटे में वहां पहुंचे तो थैंक यू वेरी मच करिएगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग और भेज दें। नीचे की तरफ 17,175, 17,125, हाँ नहीं सॉरी 17,075, 17,100 यहाँ पर पहुंचे तो खरीदना है। सो 17,075, 17,100 आएगा तो लेना है, 17,275, 17,325 आए तो देना है। इस लेवल पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, हाँ ठीक है। बैंक निफ्टी 39,050 के आसपास आप हैं। आज का लो जो बनाया था दीप, वो बनाया था आज बैंक निफ्टी ने आपका 38,000 और कहाँ गया ये रहा 38,518 जो हमारा सपोर्ट, तो 38,500, 38,650 सपोर्ट रेंज, अब ये बहुत दूर हो गई। अब जो आपको फ्रेश खरीदारी करनी है वो करनी है 38,800, 38,850 की रेंज में, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आता है, यहाँ लेना है। और ऊपर में अगर चढ़ चढ़ा के ये वापस से 39,175 से 39,275 की रेंज में आना है तो नमस्कार थैंक यू करना है। थोड़ा और यहाँ से 175 से 275 में देना है, 38,800, 850 की रेंज में लेना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। तो ये वो लेवल है जहाँ कुछ नहीं करना, आपको शांति से अपना बैठे रहें, ये ज़्यादा बढ़िया। आइए बिल्कुल अब 2 हैं बैक टू बैक, पहले सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला, और उसके बाद आशु जी देंगे आपको एक और बेहतरीन स्प्रेड। बताएं सचिन जी। अनिल जी, कुछ दिनों से बजाज ऑटो का डेटा काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक काफी बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छे रिबाउंड की ट्रेंड नजर आ रही है। जिस तरीके से वापस यहाँ पर डेटा प्रेजेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आनी चाहिए। तो पोजिशनल टारगेट 3750 का है, बट मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से 3660 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 3560 पे, एंड खरीदारी करनी है बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में। 3660 होगा पहला टारगेट एंड 3750 होगा एक पोजिशनल टारगेट। ऑटो रिकवरी आ रही है, पॉजिटिव टेरिटरी में जाने के लिए तैयार है और सचिन जी की तरफ से खरीदारी की राय है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 376 रुपीज, 376 रुपया। स्टॉक का नाम है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस। IGL के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। IGL के अंदर पिछले 5 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। लास्ट 2 दिन पहले स्टॉक में 200 DMA लेवल्स भी टूटे हैं और आज स्टॉक कल के लो के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर अभी भी सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक में मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से 15 से 20 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। 387 रुपीज का ऊपर में इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। IGL में यहाँ पे CMB पे बिकवाली करें। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 360 रुपए का पहला टारगेट बन रहा है। 360 रुपए का लेवल टूटने पे 350 रुपए तक का मूव भी इस हफ्ते में IGL में देखने को मिल सकता है। IGL में ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 370 वाला पुट अभी 11 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 7 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 16 रुपए से लेके 18 रुपए तक के टारगेट IGL के 370 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल्स में 360, 350 ये 2 लेवल 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करें IGL इस पर रखें नजर। 360, 350 के हैं टारगेट्स। आइए वागले से आपके पास चलते हैं और लेते हैं वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे पास 2 स्टॉक है जिसमें मुझे वीकनेस दिखाई देता है। पहला है टाटा मोटर जो 391, 392 के बीच में ट्रेड हो रहा है। अगर ये 390 ब्रेक करता है तो इसमें बड़ी वाली एक 15 से 18 रुपए की गिरावट आज के दिन में ही आ सकती है। तो आपको ट्रेड लेना है तो 90 के नीचे ही बेचें, या पोजिशनल ट्रेड लेना है तो अभी भी बेच सकते हैं 395 के स्टॉप लॉस से। दूसरा कॉल है टाटा कंज्यूमर, जिसका इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। 758 का करंट भाव है, 770 के स्टॉप लॉस से बेचे। मुझे ये 720 तक जाते हुए दिखता है 1 से 2 दिनों में। तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर है सेल कॉल। टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर दोनों को बेच कर चलें, और दोनों ही प्रेशर में। इनफैक्ट टाटा मोटर्स तो सुबह से ही गिरा हुआ है 3.5-4% नीचे, और टाटा कंज्यूमर में भी आप 3.5% की गिरावट देख रहे हैं। आइए आशु जी के लिए एक बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी।
दीपांशु, मेरा एक और बुल कॉल स्प्रेड है, लेकिन उससे पहले मैंने दीपांशु कल भी या आज भी शायद मैसेज किया था कि लॉन्ग शॉर्ट मिक्स होना चाहिए। तो उसमें दीपांशु किन सेक्टर्स का ध्यान रखना है कि वीक है, क्योंकि अभी मैंने सारे जो 5 स्टॉक्स बोले तेज हैं। तो एक तो अभी जो वागले जी ने बात की, जो मैं पिछले एक्सपायरी से एक्सीडेंटल कैंडिडेट बता रहा हूं, और जो सबका दुलारा और फेवरेट रहा है टाटा मोटर। तो दीपांशु, ये जुलाई के लोज भी अगर काट जाएगा ना, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो इतनी बार रिकमेंडेड है। और इसके साथ जो इसका छोटा भाई है टाटा पावर, ये दोनों में दीपांशु मैं शॉर्ट ना भी करूं, लेकिन मैं लॉन्ग तो बिल्कुल सब क्लाइंट्स को बोल रखा है कि इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये मतलब इतना डार्लिंग्स रह चुके हैं ये पिछले 3 महीने में, और हर तीनों महीने में जो इनकी एवरेज मंथली थी उससे नीचे का क्लोज दिया है इन्होंने, और ये नीचे की तरफ ही दिख रहे हैं। और एक तीसरा, जिसमें मैं IEX का वर्ड ऑफ कॉशन दे चुका हूं, अभी भी 2-3 दिन पहले शायद वो 146 147 हुआ था, तो दोबारा से सबको कई बार क्या होता है जब बढ़ जाता है दीपांशु, तो लगता है इससे नीचे क्या, इससे नीचे क्या, वो इससे नीचे बहुत नीचे भी जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट कैंडिडेट्स भी कर रहा हूं। मैंने ITC में भी 330 के ऊपर बोल दिया था कि ये 330 335 में बैंड अभी होगा नहीं, जबकि 38 गया था और आज फिर 27 है। तो ये लेगार्ड्स के लिए भी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये पॉपुलर जो लेगार्ड्स होते हैं ना, वो आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं। बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए। उसी लीग में एक और स्टॉक ढूंढा है दीपांशु, बहुत ही सबका फेवरेट है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल के लोएस्ट पोजीशन पे खड़ा हो गया, वो है भेल भारत है भी। तो मुझे लगता है कि दीपांशु इसमें भी एक स्प्रेड बनाना चाहिए। 63 रुपए का फ्यूचर चल रहा है, आपको 60 रुपए की कॉल लेनी है, जो कि 4 रुपए 40 पैसे 50 पैसे की है, और 66 की एक कॉल बेचनी है, जो कि 1.40 1.50 की है। आपकी कॉल चलेगी 1:1, ये 1:2 में भेल 63 की कॉल लेंगे 4.5 के अराउंड, 4.40 4.50, 66 रुपए की कॉल बेचेंगे 1.40 1.50, इसकी कॉस्ट आएगी 3 रुपए। 3 रुपए मतलब 60 + 3 63 रुपए। 63 रुपए का मतलब आपने फ्यूचर ले लिया। सबसे पहली बात तो दीपांशु, आपका जो अनलिमिटेड लॉस वाला जो मेंटल एक फियर होता है वो खत्म हो गया। इसका स्टॉप लॉस है अगर वेल 61 के नीचे जाता है। इसमें ऑप्शन का रेट नहीं दे रहा हूं कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अगर वेल इस एक्सपायरी में 61 के नीचे जाता है तो ऑप्शन स्प्रेड का जो भी लॉस हो, जो भी भाव हो, उससे निकल जाना चाहिए। हो सकता है उसमें लॉस ना भी हो, लेकिन अगर वेल 61 के नीचे जाता है, मुझे कैपिटल गुड्स अच्छे लग रहे हैं, बाउंस पे ये लेने चाहिए। तो वेल एक पॉजिटिव स्टॉक है, और जो नेगेटिव की लिस्ट है मैंने वो भी शेयर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट के रेशियो मिक्स रखनी है। और एक सेक्टर FMCG, अभी टाटा कंज्यूमर की बात हुई, डाबर, बाकी स्टॉक्स भी, FMCG में भी मैं बेरिश हूं कि इसका भी टॉप बन गया, और लेड बाय टाटा मोटर। ऑटोज का भी मुझे लगता है कि ऑटो इंडेक्स का भी टॉप बन गया है। सो अगर समबडी आस्क मी कि अगर लेने वाली 6 चीजें हैं, लॉन्ग शॉर्ट मिक्स बोलते हो, तो शॉर्ट में क्या देखना चाहिए, बाउंस पे क्या बेचना चाहिए, तो आई थॉट इट इज इंपेरेटिव टू शेयर शॉर्ट कैंडिडेट्स ऑल्सो। और एक स्टॉक और दीपांशु, सॉरी आई मिस, एक और स्टॉक जो आपको बहुत ही तंग करेगा और धोखा देता रहेगा, वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक भी मुझे लगता है कि परपेचुअल लेगार्ड हो गया है, HDFC बैंक, एंड सेकंड में HDFC भी। ये मतलब जो वो मर्जर के बाद से जिस तरह से ये लेगार्ड बन गए हैं, और हर महीने में भी ये एक ऊपर हुआ, जैसे IT स्टॉक्स होते हैं, एक ज्यादा सा ऊपर का डिप देता है, और सॉरी ऊपर का स्पाइक देता है, तो लगता है कि अब चलेगा। HDFC बैंक भी लेगार्ड है दीपांशु, मार्क माय वर्ड्स, HDFC बैंक will be one of the biggest laggards in the current time. तो यह है आपके लिए HDFC बैंक और भेल पर राय आशु सर की तरफ से। भेल खरीदारी करने की राय लेकर आते हो आशु जी। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है बस साहब से मुलाकात करने का। बसिन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। वैसे तो निचले स्तरों से रिकवरी शानदार हुई है, लाल निशान में भले ही, लेकिन काफी कुछ रिकवर हुए हैं। बताएं सर व्यू बाजार पर, और साथ ही अपडेट्स भी। भारत फोर्ज आपका कमाल करता हुआ दिखा है सुबह वाला। हाँ बिल्कुल अनिल जी, भारत फोर्ज ही नहीं, विप्रो भी न्यू हाई पे है, 413 403 4 पे का था आपको। और मार्केट भी कल मार्केट गैप अभी खुलेगी, आप लेके चल रहे हो। जब इतनी फॉल आपने ऑब्जॉर्व कर ली, दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेंट अप बाइंग। और ये मैं 4 दिन कह रहा हूँ, 4 दिन सिर्फ और करना। सोमवार से बाजार ग्लोबली चलेंगे और आपके बाजार तो भागेंगे। बैंक्स का मूड देखिए, जेपी का मूड देखिए, IDBI मूड देखिए, और IT में देखिए। अब आपके लिए अपडेट यही है कि 460 वाला 760 वाला भारत फोर्ज 781 बिक गया, और 403 4.5 वाला विप्रो 413 प्रॉफिट बुक कीजिए। और अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बाजार की रिकवरी के साथ बढ़ता हुआ जोश, बसिन साहब का पिक 1 2 नहीं पूरी 3 बताएं सर। हाँ, एक नेहा को भी 3515-20 में, सॉरी आशीष को दिलाया था परसिस्टेंट, वो भी 3557 हो गया, 3650 का टारगेट है। अब आप लीजिए तीनों टाटा ग्रुप शेयर,
टाटा कॉम 1210 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1170, 1300 का टारगेट। टाटा पावर 219 रुपए में लीजिए, 214 का स्टॉप लॉस, 228 से 30 का टारगेट। अनिल जी, मैं पूरा ब्रह्मांड करके आया हूं, टाटा पावर के सेंटर सब जगह खुल रहे हैं। यू विल बी अमेज्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स व्हाट टाटा पावर नंबर्स विल बी। और तीसरा लीजिए टाटा कंज्यूमर 755-56, जहां मैं जाता हूं वहां पे कॉफी स्टारबक्स का चेन और उनकी जो फ्रेंचाइज है इट्स ग्रोइंग अनक्वेश्चनेबली। 755-56 में लीजिए, 725 का स्टॉप लॉस, 800 का टारगेट, 820 का टारगेट ऑन टाटा कंज्यूमर। 3 है शेयर जो खरीदारी करने के लिए टाटा ग्रुप के 3 शेयर टाटा कम्युनिकेशन खरीदे 1170 के स्टॉप लॉस के साथ 1300 का टारगेट। टाटा पावर खरीदे 214 के स्टॉप लॉस के साथ 228 और 230 का टारगेट। 725 में टाटा कंज्यूमर स्टॉप लॉस लगाए, 755-56 के आसपास खरीदे, 800-820 के टारगेट के। धन्यवाद बसीन साहब। बसीन साहब के साथ अच्छा शो करने में एक फ़ायदा है जी, हैंड राइटिंग अपनी जो है ना, लिखने की स्पीड बहुत फास्ट होती है। अच्छा, बाय द वे एक में हमारे एक्सपर्ट किधर है जो पुराने वाले एक्सपर्ट्स ज़्यादा किस को पता था कि वो दोपहर में 2:45 बजे एक न्यूज़ आती थी रेडियो पर, 2:45 से 3:10 पर पूरे 25 मिनट। हाँ, 25 मिनट। हाँ, और उसका नाम होता था धीमी गति के समाचार। किसी ने सुना है? नो आइडिया। वागले साहब, आप तो ऐसे झूठ मत बोलो, आपने तो सुना होगा। आप तो मेरे से भी बुजुर्ग हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? तो उसमें होता है संदीप है ना, उस जमाने में ना बहुत न्यूज़ धीमे धीमे पढ़ी जाती थी, ताकि देश भर में जैसे जहाँ भी अखबार वगैरह छपते, तो उस समय तो कम्युनिकेशन होता नहीं था, तो जो भी है वो लिखते रहे। अब आप पूछो मुझे कैसे याद है? सुनते थे आप? मैं सुनता नहीं था, मैं लिखता लिखने था। की प्रैक्टिस। अच्छा, वहाँ स्पीड से बढ़ाने के लिए, लिखने की ओके। स्पीड बढ़ाने के लिए वो मैं लिखता था। रेडियो से आगे मैं उसकी छूट जाता था बहुत सारी चीज़ें, जहाँ छूटता फिर आगे से तो कुछ शब्द छूट भी जाते थे, लेकिन उससे स्पीड बढ़ती थी। तभी आज भसीन साहब क्या। हाँ, तो आज भसीन साहब को देख के 2 चीज़ों की, एक तो वो धीमी गति के समाचार याद आ गए, वो आज बड़े काम आए प्रैक्टिस इतनी स्पीड से। दूसरा ये कि वो आप कौन सा वाला कोर्स होता है ना जिसमें सेक्रेटरी वो लिखती है फटाफट शॉर्ट हैंड। हाँ, शॉर्ट हैंड, या तो शॉर्ट हैंड आना चाहिए आपको या फिर ये वाला आना चाहिए। बिल्कुल भसीन साहब की तरफ से। किसी ने धीमी गति के समाचार नहीं सुने? कितने झूठ बोलते हो आप लोग। एक मिनट, मैं मेरे दर्शकों को ही पूछता हूँ, इन पे भरोसा नहीं पैनल वालों पे मेरे को। भाइयों बताओ, किस ने 2:45 से 3:10 के बीच में धीमी गति के समाचारों का आनंद लिया हुआ है? जरा बताइए मुझे ट्वीट करके। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अनिल जी आपने तभी अंदाजा लगा लिया था कि आगे चलकर आपको सारी कॉल्स रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो अनिल जी तभी से तैयारी कर रहे हैं, तभी आप एक भी कॉल भूलते नहीं। अनिल जी किसने क्या दिए? देखो भाई साहब, हाथ का हुनर काम आता है कहेंगे। तो अगर वो काम किया तो आज देखो बड़ा फायदा हो रहा है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ये धीमी गति के समाचार तो नहीं सुने, बट अनिल जी बीइंग अ साइंस स्टूडेंट है ना, शॉर्ट हैंड आता है। सी के ऊपर एक डंडी लगा दो तो विद हो जाता है, उसी सी के नीचे डंडी लगा दो तो विच हो जाता है। तो आप बोले तो आशु जी को अनिल जी ये सब सिखा देता हूँ, तो आपकी बगल में एंकर ना बन के अनिल जी शॉर्ट हैंड में अनिल जी आपको मदद कर देंगे। ये सिखाओ मत सिखाओ, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो उन्होंने सीखा हुआ उसको भुला दो। हमारा तो उतने में काम हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। जो जितना सीख के बैठे ना आशु सर, उसमें से 25-50%, 60-70% जितना भूला दो, उतने में काम हो जाएगा। हम तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए भेल पर आए आशु सर की तरफ से आती हुई। और बसीन साहब के कॉल तो बताई दिए मैंने सारे। हेमांग लिख पाए कि नहीं, वापस बोलूं? हाँ क्योंकि जरूरी नहीं ना, हेमांग तो मेरे से भी छोटा है, उसने थोड़ी धीमी गति के समाचार सुने होंगे। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। और अब सरकार के जो कंट्रोल में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, आपको बताते हुए हमें जरा भी खुशी नहीं हो रही है। और वो इसलिए नहीं हो रही कि ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, ये भी बेहद 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 खराब ही आएंगे। क्यों? कितना नुकसान, मतलब खराब ना, नुकसान तो हो गई, कितना होगा, क्यों होगा, इसकी सारी डिटेल से अरमान के पास। अरमान बताइए। जी सर, आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो डाउन स्ट्रीम में हैं, इनका Q2 में भी जो है ये रिपोर्ट्स हैं बता रही हैं कि इनको घाटा होने वाला है। अब Q1 में भी इन्होंने घाटा किया था,
Q1 में लगभग इन्होंने 18,480 करोड़ का घाटा किया था। उस समय घाटे का रीज़न क्या था कि जो ऑयल रिफाइनरी के मार्जिन्स थे वो तो बड़े थे, पर क्योंकि जो इनको कॉस्ट लगती है और जो रिटेल प्राइसेस थी वहाँ पर वो रिटेल प्राइसेस को मार्केट से लिंक नहीं किया गया और उन्हें बढ़ा ही नहीं, इसलिए वहाँ का जो लॉस हुआ वो यहाँ के गेन को, मार्जिन के गेन को ऑफसेट कर दिया और इनको घाटा सहन करना पड़ा। अब Q2 में हुआ क्या है कि एक तो हालांकि जो अगर रिटेल प्राइस और जो कॉस्ट है वहाँ पर डिफरेंस कम हुआ है, पर उसकी तुलना में मार्जिन्स अगर आप देखेंगे, रिफाइनिंग मार्जिन्स वो और कम होते हुए दिखे हैं। तो इस बार का अनुमान है कि Q2 में इन तीनों कंपनियों का मिला के जो घाटा हो सकता है वो 21,270 करोड़ के आसपास का हो सकता है। और इसके साथ साथ ये पहली बार ऐसा होगा कि ये तीनों कंपनियां लगातार 2 क्वार्टर्स में, 2 तिमाही में घाटा देने वाली हैं। और अगर आप देखेंगे तो Q2 में अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इनका घाटा होने वाला है उसमें मुख्य कारण यही है कि जो रिफाइनिंग के मार्जिन्स हैं वो जो भी गेन होने वाला है उसको पूरा ऑफसेट कर देंगे। पहले Q1 में प्राइजेस ने ऑफसेट किया था, इस बार रिफाइनिंग के मार्जिन्स ऑफसेट कर देंगे। ओके, तो OMCs के लिए बुरा वक्त चल रहा है और लगातार दूसरी तिमाही आपको लॉस आते हुए दिख सकता है। अभी थोड़े दिन पहले बात यही चल रही थी कि दाम इतने नीचे गिर गए कच्चे तेल के, इन्होंने दाम रिटेल लेवल पर क्यों नहीं घटाए हैं। अब बात ये चलेगी कि वापस ऊपर जा रहे हैं दाम और ये प्राइसेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बट बात यही है, कच्चा तेल ऊपर गया है और रुपया वीक हुआ है। OMCs पर रखनी आपको नजर। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का करते हैं उनका स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय। सर यहाँ पे 70,200 की पुट ऑप्शन लेंगे जो तो 15-16 में मिलती है और इसका स्टॉप लॉस 70 रुपीज का होगा और टारगेट करीब आपको 175 तक के हो सकते हैं। अब जैसे मार्केट आज गैप डाउन खुलने के बाद बाउंस हुई है, बट ओवरऑल 17,300 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, 17,200 पे भी कॉल राइटिंग हो रही है। डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम इस बाउंस पे 17,200 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं जिसके टारगेट 175 तक के हो सकते हैं। ओके, तो बाउंस बैक के बाद वापस फिसल सकते हैं बाजार, इसके लिए आपको करनी है तैयारी और नितिन जी की तरफ से वही स्ट्रैटेजी आपके सामने आती हुई दिख रही है। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर कोई व्यू सर? देखिए बैंक निफ्टी भी रेसिस्टेंस देखेंगे तो अभी 39,500 पे डेवलप हुआ है, बट बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 39,000 के नीचे आनी इंपॉर्टेंट है अगर वीकनेस आनी है। बट ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि 3 दिन से रेगुलर लोअर लोज बन रहे हैं। अभी सेलिंग उतनी आज नहीं दिखी है क्योंकि नीचे से बैंक निफ्टी बाउंस हुई है, बट अगर हम वीकली चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें, दोनों में लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में वीकनेस आ सकती है। ट्रिगर ये होगा कि 39,000 के नीचे क्लोजिंग मिले तो फिर जो टारगेट बनेंगे वो करीब 38,200 तक के टारगेट बन सकते हैं। बाय साइड कॉशस रहना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ओवरऑल, तो ओवरनाइट रिस्क काफी है अगर हम बाइंग करके चलते हैं। स्ट्रेंथ जरूर हमारी बैंक निफ्टी दिखा रही है, बट ओवरऑल डेटा वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव नहीं है। ओवरऑल डेटा वाइज पॉजिटिव नहीं है, बट रिलेटिवली बेटर है बैंक निफ्टी इस समय। और इस समय की शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। अनिल जी, इस समय की रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक और फैक्टर है जिसकी वजह से सुबह भी आपने हाईलाइट किया था, रुपया पूरी रिकवरी दिखा चुका है सर। आज 36 पैसे कमजोर खुला था, जितना कमजोर खुला था पूरा रिकवर कर चुका है। वापस आप फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल पर आ गए। बहुत बढ़िया, अच्छी रिकवरी आती दिख रही है इस वक्त रुपए में आपके लिए, और वही रिकवरी आपको इक्विटी मार्केट में भी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स अब 70 पॉइंट नीचे, ज्यादा नहीं है, कमजोर लेकिन इतना ज्यादा नीचे है नहीं। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है इन्फोसिस आईटी स्पेस। अनिल जी अच्छा लग रहा है और आईटी स्पेस में अब लग रहा है कि इन्फोसिस का नंबर है। इस स्टॉक के अंदर आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ये स्टॉक इज ऑन एज ऑफ एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कल मॉर्निंग में यहाँ पर 1490 1495 के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। तो इन्फी को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। नीचे के लेवल्स पर एक ब्रेकअवे गैप भी बना था और आज हम इसमें वापस से तेजी बनते देख रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए। इन्फोसिस बाय करके चले, यहाँ स्टॉप लॉस रख लें 1415 का, 1415 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1480 का, 1480 का, और इवेंचुअल टारगेट होगा 1510 का, 1510 का। तो 1510 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है इन्फी में। तो 1510 इस हफ्ते इन्फी के भी नंबर्स आने वाले हैं। हाँ, एक्चुअली आज टीसीएस के नंबर के पहले सारे आईटी स्टॉक सेलर का बड़ी स्ट्रॉन्ग बज ये है लोगों के बीच में कि टीसीएस के नंबर बड़े सॉलिड आएंगे बिल्कुल। प्लस इन्फोसिस, टीसीएस, बाकी दिग्गज कंपनियां, सब लोग ये भी सोच रहे हैं कि भारी भरकम कैश पड़ा है, भाव काफ़ी नीचे है, तो हो सकता है बायबैक का भी सेलेक्टिवली कंपनी में आता दिखे। तो इस लिहाज से नतीजों के पहले, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि नतीजों के बाद बढ़े हल्के जाए तो वो बड़ी सस्टेनेबल तेजी होगी, वो ज़्यादा बढ़िया है। बट फिर भी चलिए रिजल्ट के पहले भी अगर बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है कम से कम। हाँ, और भागे नहीं है 1-2% तो खैर कोई खास बड़ी बात है नहीं, लेकिन टीसीएस से आज बड़ी उम्मीदें हैं और माफ़ कीजिएगा, इसी के चक्कर में ये सारे के सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में आपको आते हुए नजर आएंगे। एक्शन में अब तक रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स, और एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए एक खबर अच्छी भी कही जा सकती है कि कच्चे माल के दाम जो घटे हैं इनके लिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो कम हुई है, उसका फ़ायदा इन्होंने कस्टमर्स को देना शुरू कर दिया, जिससे कि इनकी वॉल्यूम ग्रोथ बरकरार रहे। आइए, तैयार है हमारे साथ नूपुर पूरी डिटेल्स के साथ। नूपुर बताइए क्या कर रही हैं एफएमसीजी कंपनियां? सर, कस्टमर्स को तो फ़ायदा देना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पिछले महीने की जो एफएमसीजी बिक्री देखे वो 10% से इस बार गिर कर आई है। तो कंपलसरी है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़े और ग्रामेज कम हुआ तो लोगों ने एसेंशियल्स भी अपने कट किए खरीदे। तो मतलब जैसे अपने टूथपेस्ट लेते हैं। हाँ सर। तो अगर यहाँ से इस उंगली का ये जो फर्स्ट वाला जो है यहाँ तक लगाना है, हाँ ठीक है? सर, तो भाव बढ़ गए तो क्या यहीं तक लगाएंगे? नहीं सर, भाव बढ़ गए तो आपको 2 बार खरीदने पड़ेंगे ना, क्योंकि पैकेज कम हो गया। अच्छा। भाव भी बढ़े और वॉल्यूम ग्रोथ कम हुई, इसका पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम ग्रोथ कैसे कम होगी? मैं पहले 100 ग्राम से खरीदता था तो 100 ग्राम ही खरीदूंगा ना। क्या करें सर, वॉल्यूम ग्रोथ कैसे कम होगी? रूरल में तो कम ही हो रही है। अच्छा, तो हाँ, ये तो आपकी बड़ी नाइंसाफी, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा कि मतलब अगर दाम बढ़े तो शहर वाला उतना ही टूथपेस्ट करेगा, उतना ही शैम्पू लगाएगा, उतना ही साबुन यूज करेगा, गांव वाला कम करेगा, ये थोड़ी बात हुई। ऐसा थोड़ी होता है। सवाल तो वैलिड है। मेरा सवाल गलत है क्या दीप? तो वॉल्यूम ग्रोथ कैसे होगी ये बताइए? ये तो उतनी की उतनी होनी चाहिए, इस पर रिसर्च की जाए। अब बताइए जी। अच्छा, पिछले महीने का जो डेटा आया है वो यही है कि 10% से इस बार एफएमसीजी की जो वैल्यू ग्रोथ है वो कम होती नजर आई। साबुन से लेके सारे कंज्यूमर स्टेपल्स हो, हर जगह बिक्री में गिरावट थी। हालांकि वाई बेसिस पे 8% की ग्रोथ है, लेकिन ग्रामीण का जो फैक्टर है वहाँ पे वीक है डिमांड, ये हर मैनेजमेंट बोलते आ रहे, वहाँ पे 14% की इस बार गिरावट आती दिखी। लेकिन जो शहरी मांग है वहाँ पे नॉमिनल 1.1% की पिछले महीने ग्रोथ थी। अब जो वॉल्यूम घिर के आए, जीसीपीएल के जब नंबर आए तो उन्होंने कहा था कि उनकी इस बार की वॉल्यूम ग्रोथ 10 जो घिर के आएगी Q2 में, अब उसे रिवाइव करने के लिए कंपनीज ने कुछ कदम उठाए, जो बेनिफिट उन्हें मिल रहा है अब रॉ मटेरियल के प्राइस गिरने से, वो बेनिफिट अब वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करने वाले। अगर आज जो खबर है उसके हिसाब से हम देखें तो जो साबुन के दाम है वहाँ 15% की कटौती की गई है। कच्चे माल में जो पाम ऑयल, साथ ही साथ जो अदर रॉ मटेरियल्स होते उसमें हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल फॉल है, उसे अब HUL, GCPL जैसी कंपनीज ने डिसाइड किया है कि कस्टमर्स को बेनिफिट देंगे, और सबका यही मानना है कि इसी के चलते जो वॉल्यूम डिक्लाइन अभी क्वार्टर में दिख रहा है वो आने वाले में रिवाइव होता नजर आएगा। एक और चीज़ है इसमें कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा था हमने कि प्राइस बढ़े थे, वॉल्यूम कम था, तो रियलाइजेशंस बेटर हुए थे, सेल्स अच्छी थी। अब प्राइस कम कर रही है तो रियलाइजेशंस हो सकता है थोड़े से कम होकर आए, तो वॉल्यूम से वो ऑफसेट होते नजर आ सकते हैं। ठीक बात है, तो वॉल्यूम बेहतर हो जाएंगे, ये बात तो सही है। अगर 15% दाम घटते हैं, घटते क्या घटी गए, तो फिर ये वॉल्यूम ग्रोथ लाने के लिए तो कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला है या मतलब इस तरह की कोई डिटेल्स हैं कि कितना % दाम घटे तो कितना % वॉल्यूम होता है? नहीं, ऐसा अभी तक बहुत छोटा बहुत एक्सक्यूज बहुत ज़्यादा है ना, तो डिफिकल्ट है कि चलिए बढ़िया। आशु जी, ऑटो स्टॉक्स को तो मान रहे हैं कि टॉप आउट हो गए, ज़्यादा तेजी बची नहीं। क्या आशु जी ITC के बाद बाकी SMC स्टॉक्स पे भी आपका यही व्यू है कि टॉप आउट हो गए, अब और नहीं बढ़ेंगे?
बिल्कुल अनिल जी, ये मैरिको, डाबर में तो हमने अपने पुट की बाय रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन लो बीटा स्टॉक है तो मैं ज्यादा लोगों से शेयर नहीं किया। बट हमारा मानना है अनिल जी के एफएमसीजी में मतलब एक टॉपिक सिग्नल आ चुके हैं और वो बेरिश ही रहेगा, मतलब मार्केट ऊपर भी जाएगी तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखिए अनिल जी, मार्केट रहनी है रेंज के अंदर और मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी और वॉलिटिलिटी रेंज में बढ़ेगी और उस रेंज में अनिल जी सेक्टोरल रोटेशन होता रहेगा। आज आप देखिए कि आज क्या बचा रहा है, आईटी बचा रहा है, चाहे हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं है, चाहे अंडरवेट है, लेकिन कोई ना कोई सेक्टर ऐसे निकल के आएगा और कहीं ना कहीं रोटेशन रहेगी। सो वन हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड एजाइल अनिल जी इन चेंजिंग दीज सेक्टर, अदरवाइज आप ना मतलब फिर वो फ्रस्ट्रेशन ही रहेगी। अभी जैसे मैंने आप टाटा मोटर का एग्जांपल दिया, अल्टीमेटली अनिल जी 3 महीने के वापस लोएस्ट पे आके खड़ा हो गया, आईईएक्स लोएस्ट पे आके खड़ा हो गया, टाटा पावर चलता नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी स्टॉक है। आईटी से भी अनिल जी देखिए कहां से मतलब कम से कम नहीं तो मेरे 360-70 तक गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां से भी 31 रुपए की करेक्शन आ चुकी है। तो बड़ी करेक्शन है उसके लिए अनिल जी, 10-12% जो स्टॉक है जो अब ऐसा इतनी लाइमलाइट में नहीं है और ओवरबॉट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये रोटेशन बहुत जरूरी होगी और हो सकता है धीरे धीरे करके नीचे भी आ जाए। सो वन हैज टू बी इन द राइट स्टॉक। जैसे मैंने अभी वेल शेयर किया अनिल जी, वेल एक छोटा स्टॉक है और छोटे स्टॉक अक्सर आपको ध्यान होगा, मैं कहता हूँ मैं बहुत छोटे और पॉपुलर स्टॉक्स नहीं रेकमेंड करता क्योंकि उसमें पब्लिक एकदम चढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म करेंगे। तो ये रोटेशन बहुत जरूरी है कि राइट स्टॉक ढूंढना विद इन द बैंड। आज भी जैसे एग्जांपल दिया 250 पॉइंट नीचे मार्केट खुली और 5 बजे नहीं जी हमारे 4 स्टॉक ऊपर थे। ये फिनोमिना रेयरली देखने को मिलता है, मतलब नॉट दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग के ऊपर होंगे, बट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी दैट। तो अनिल जी ये रोटेशन बहुत जरूरी है, आपको राइट स्टॉक में रहना है। कुणाल जी बताएं, आशु जी के जवाब से आपको क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बताइए, या अगर कोई और भी बताना चाहे जिसको सीख मिली। वैसे सबसे ज्यादा तो देखो सुमित जी को सीखना चाहिए। सुमित जी बाकी सब जगह तो यंग होने का फायदा उठाते हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स को ज्यादा सीखना चाहिए ना। तो आशु जी के पूरे जो राष्ट्र के नाम संबोधन से आप क्या सीखे? अरे आशु जी आपने तो सिखाया, सीखे ये लोग इनको पूछते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हमने सिखाने के उद्देश्य से ही अनिल जी हाल में एक रात्रि भोज आयोजित किया था बंसल जी ने जी। तो अनिल जी उद्देश्य यही था कि कुछ आशु जी को सिखाया जाए, लेकिन अनिल जी उल्टा खुद ही सीख कर आए अनिल जी वहां से, तो इसलिए अनिल जी सीखने सिखाने की बात मत कीजिए आप। जी आशु जी। देखिए मैं ना कई बार चार्ट की क्वेरीज अपने गुरु द्रोणाचार्य कुणाल जी से करता हूँ व्हाट्सएप पे, और वो मेरे को ना जवाब नहीं देते हैं, फिर मुझे ऑन एयर जाना पड़ता है या ट्विटर पे जाना पड़ता है। तो आप इनको बोल दीजिए कि इनको डिसाइड करना है कि द्रोणाचार्य बनना है या भीष्म पितामह बनना है, क्योंकि भीष्म पितामह जी मतलब वो तो कहते थे कि मतलब कि अधर्म है लेकिन अधर्म के साथ है क्योंकि वचन ले रखा है। तो ऐसा ना हो कि मैं इनको प्रूव कर दूं कि चार्ट्स भी गलत होते हैं और ये फिर भी अनिल जी मतलब उसको सपोर्ट करते हैं। तो आई डोंट वांट हिम टू बी भीष्म पितामह, ही शुड रिमेन द्रोणाचार्य। मतलब कुछ भी हो बनाएंगे आप इनको बुजुर्गी, हाँ। ये बात पक्का है। अच्छा आशु जी की पूरे भाषण से जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपने हाँ मैं तो सवाल पूछा तो मुझे तो जवाब पहले पता होना ही चाहिए ना। क्या पलट के सुमित जी पूछ ले, अच्छा हमने तो नहीं सीखा, आपने क्या सीखा वही बता दो। तो सुमित जी इसका मतलब जवाब ये है कि आप सवाल कुछ भी पूछो, जवाब तो मैं वही दूंगा जो मुझे देना है। तो भले ही अगर कभी किसी दिन मैं आपको गलती से पूछ लूं, सुमित जी जरा डीएलएफ के चार्ट्स बताइए। अनिल जी छोड़िए डीएलएफ को, मैं बताता हूं आपको एचडीएफसी लाइफ के चार्ट्स। समझ तो गए होंगे आप। चलिए बढ़िए, बिल्कुल। तो ये देखो सीखने के लिए आदमी कहीं भी सीख सकता है, सीखने की लगन होनी चाहिए, सीखने का जज्बा होना चाहिए, कहाँ से सीख सकते होना चाहिए। अब आप सोचो कि आशु जी बोल रहे होंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो थोड़ी देर में चुप हो जाएंगे। मैं तो देखो इसमें भी सीखता हूँ। क्या क्या नहीं सीख लिया। अच्छा आशु जी के बाद आशीष जी भी आ गए हमारे पास में, और आशीष जी आपके सामने एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आने वाला है। अच्छा आशु सर कुछ कह रहे हैं क्या? आशु सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनिल जी आपकी ऑब्जर्वेशन पे स्टैंडिंग ओवेशन। अच्छा देखिए यही हमारे पैनल पे सब लोगों का इतना बड़ा दिल है। मैं मस्ती करता रहता हूँ लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। हाँ स्पोर्टिंगली। अच्छा इस बीच आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ जुड़ने वाले हैं तरुण, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग आशु जी की पसंद की रिसर्च के साथ जुड़ने वाले हैं आशीष। तो आशु जी थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए, क्योंकि हम आपको जो डेटा बताने वाले ना आपको बड़ा मजा आ जाएगा, चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आएगी आप सोच नहीं सकते।
ये आशु जी के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। और आशु जी को लगेगा कि मतलब जी बिजनेस की टीम सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रही है, ये वाली फील आएगी। वाओ, सच्ची बता रहा हूँ। तो उससे पहले जल्दी से पहले चलते तरुण के पास। तरुण हमारे साथ तैयार है कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेके। तरुण बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा आज होम मिनिस्टर अजय भल्ला की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी, सीबीडीटी, सभी के ऑफिशियल इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग की चर्चा का विषय था कि ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और गैम्बलिंग को किस तरीके से रोका जाए और क्या क्या कानून इनके लिए बनाने चाहिए। तो 3 चीज़ों पे बेसिक चर्चा हुई कि 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली कि एक रेगुलेटर बनाया जाए और वो रेगुलेटर इन तीनों को, ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और गैम्बलिंग को रेगुलेट करे। दूसरा उपाय जो चर्चा हुई उस पर है कि एक सेंट्रल, यदि कोई एक ऐसा एक्ट बना दें जिसमें स्टेट्स भी भागीदार हों, और उसके बाद एक एक्ट तैयार किया जिससे स्टेट और सेंटर दोनों इन तीनों ही चीज़ों को रेगुलेट करें। और तीसरे जो ऑप्शन जिस पे चर्चा हुई है वो ये है कि जो आपका रेगुलेटर जो है, या ये कहें कि जो ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग है, इनको एक आईटी एक्ट के अंदर लाया जाए, आईटी एक्ट में चेंज किया जाए और इनको रेगुलेट किया जाए। लेकिन ये साफ है कि आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग तीनों को ही सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी शिकायतें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी आ रही हैं, और सुसाइड्स के केसेस भी देश भर में बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से सरकार ये चाहती है कि सख्त से सख्त कानून इन तीनों के लिए हों। लेकिन इसमें पेचीदा मामला ये है कि कुछ जैसे गैम्बलिंग और बैटिंग जो है वो स्टेट का मैटर है, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो ऑनलाइन का मैटर है। तो इस वजह से स्टेट और सेंटर दोनों को साथ में मिलकर इस पर काम करने को कहा गया है। और जल्द ही हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट जो मिटी ने अभी सबमिट करी है उस पर आगे काम होता हुआ दिखाई देगा, और एक या तो कोई रेगुलेटर इसके लिए तय किया जाएगा या एक्ट में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये है ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग इन सारे बिजनेसेस पे थोड़ी सी सख्ती करने की तैयारी सरकार की आती हुई दिख रही है, और इस लिहाज से एक अलग से रेगुलेटर बनाने की तैयारी है, और उन्हीं के हिसाब से कानून बनेगा। ये ऐसा तो ठीक है, अच्छी खबर है। हाँ, अगर सेपरेट रेगुलेटर आ गया, बार बार फिर वो इशू नहीं आएगा किसको डिसाइड करना है, किसे नहीं डिसाइड नहीं। लेकिन वो जो जीएसटी वीएसटी वाला मामला है वो तो फिर वहीं डिसाइड होगा, वो तो फिर भी काउंसिल में ही होगा। फिर से तो ये जरा बताइए तरुण कि दोनों में फर्क क्या होगा? फिर जो जीएसटी रिलेटेड जो इनके इश्यूज है, टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, वो तो वही जीएसटी काउंसिल में होंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा ऐड करने दिया जाए, कौन सा नहीं करने दिया जाए, क्या होगा, क्या मतलब फर्क क्या होगा, ये बताइए। बिल्कुल सर, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जीएसटी के मैटर हैं वो तो जीएसटी काउंसिल में ही डिसाइड होंगे कि टैक्स कितना लगाया जाए और किस तरीके से लगाया जाए। ये मैटर तो जीएसटी काउंसिल में है। ये क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और जो बैटिंग है, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ या ये कहें कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए हैं जिनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी है। तो कौन लोग ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग कर सकते हैं देश के अंदर, ये तय होगा। उसका प्रारूप क्या होगा, कौन कौन लोग इसको अलाउ किए जाएंगे, क्या पहले कोई वेरिफिकेशन किया जाए, कोई ड्यू डिलिजेंस किया जाए, उसके बाद ही उसकी होस्टिंग हो पाए ऐप के ऊपर। ये जो चीज़ें हैं ये कानून बनने के बाद ही तय हो पाएंगी। अभी जो है ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और गैम्बलिंग को सीधे तौर पे रोका जाए। स्टेट लेवल पे आप रोक सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन लेवल पे अभी रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, और वो एक बड़ा सरदर्द सरकार के लिए बना। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। सरकार बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग को लेकर थोड़ी सी सख्त है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो शायद आना नहीं चाहते हैं इसमें। एनीवे, इस बीच आशु जी भी इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं। आशु जी बताएं सर। जी, ये बहुत बढ़िया चीज हो रही है, और इसका मैं सीधा बेनिफिट बोल रहा हूँ कि जो गेमिंग का है जी, ये सारे जो अनस्क्रूपलस, अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन साइट्स हैं जिनमें ये होता है,
और अनिल जी उतना जितना इनका लॉस होगा उतना ही बेनिफिट डेल्टा का होगा, क्योंकि डेल्टा इज ए लिस्टेड प्लेयर, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, और पूरा कंप्लायंसेज अनिल जी कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है तो उसके कंप्लायंसेज, और आपको पता है कि मतलब जितनी एजेंसीज उनको रेगुलेट करती हैं, सो दैट वे यानी जी जितना बाकी जगह कम होता है तो जो लिस्टेड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं फायदा होगा। तो मतलब अगर कोई मुझसे पहले इस न्यूज पे इधर उधर से डेल्टा पूछने लग जाए तो मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत ही बेनिफिशियल है डेल्टा के लिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंद होगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर और चलेगा। और चलिए आशीष जी को डेल्टा पसंद, आशीष जी ने डेल्टा को पसंद करने का कारण इसमें ढूंढ लिया है, अच्छी बात है, ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बढ़िया खबर रहेगी। तो आइए ये है आपके लिए ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, देखते हैं आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन इस बीच बाजार डे हाई पर आते हुए दिख रहे हैं, 17,250 को पार करता हुआ निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी डे हाई पर नहीं आया, लेकिन निफ्टी में अच्छी मजबूती पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि यहाँ से बढ़िया खरीदारी होती हुई दिख रही है। अब आइए ये खबर है आशीष सर के काम की, एब्सोल्युटली, और बाकी लोगों के भी काम की है। बाजार में किसको 2008 से भी बड़ी मंदी आने की खबर है? कौन मानता है कि 2008 से भी बड़ी मंदी आ सकती है? कोई मानता है आप में से? किसी को लगता है कि 2008 में लीमन ब्रदर्स में जैसा हुआ था वैसा वापस हो सकता है? अगर आप नहीं मानते हैं बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को सलाम है। अगर आप मानते हैं तो फिर आपके पास उसके कारण होने चाहिए, लेकिन मैं आपको कारण बता सकता हूँ। इस पर पहले 1 मिनट, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप अपनी राय दे दें, फिर मैं आपको रिसर्च बताऊं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं रिसर्च के बाद एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जो आपने बोला ना कौन कौन मानता है बाजार में जो खबर है लेमन वाली, तो अनिल जी मेरी टिप्पणी है, अनिल जी एक्सक्लूसिव टिप्पणी अनिल जी ऑन खबर पे काम करने के लिए हर ट्रेडर को, हर निवेशक को 2 चीजें चाहिए होती है अनिल जी। बट मेरा तो ऑन अ लाइटर नोट है, पहले सीरियस वाली चीज तो अनिल जी सुन लें जो आप रिसर्च लेके आए अनिल जी। ओके चलिए, तो ये है बंसल जी का कॉन्फिडेंस लेवल। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल इसको कहते हैं। रिसर्च सुनी नहीं, उसके पहले उनकी टिप्पणी तैयार है। वाह बंसल जी, गजब, कमाल कर दिया आपने, कैसे कर लेते आप। चलिए आइए, तब तक आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए क्यों एक ऐसा सिग्नल है अमेरिका के बाजारों में जो ये कह रहा है कि 2008 जैसी मंदी हो सकती है, और वो सिग्नल है वॉलेटिलिटी का, उतार चढ़ाव का, विक्स इंडेक्स का। आशीष बताइए, विक्स इंडेक्स में और विक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं और 2008 की मंदी के साथ क्या कोरिलेशन बन रहा है? सर सबसे पहले 2008 को हम बात ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो यूएस मार्केट का विक्स था, इसने यूएस की जो 2008 की मंदी आई थी इसमें हाई लगाया था इसने 89.53 का। ओके अभी चल रहा है करीब करीब 33 के आसपास, 33 1/3 है। हाँ 33 के आसपास चल रहा है। कोरोना काल में भी काफी वॉलेटिलिटी स्पाइक की गई थी, तो 16 मार्च 2020 को जो विक्स का हाई था वो था 85-86 के आसपास, 85-86 के आसपास था। लेकिन सर कोई एक ट्रेडर ऐसा है बाजार में जिसे बड़ी वॉलेटिलिटी स्पाइक की भनक लग रही है। अगर आप देखें तो उन्होंने मार्च की 150 की कॉल खरीदी, जब इसका जो भाव था विक्स का वो करीब करीब 30.5 के आसपास था, 31 आप समझ लीजिए राउंड फिगर। और उसके खरीद के बाद अगर आप देखें तो सर शुक्रवार को बड़ा मूवमेंट भी आ गया था, 3-4% की तेजी आपको विक्स में भी देखने को मिली थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खरीदा है वो मार्च एक्सपायरी का है, 150 की कॉल खरीदी, यानी आप समझ लीजिए कि इतना आउट ऑफ द मनी जाकर इन्होंने ये कॉल ऑप्शन जो है खरीदा है। करीब 0.17 सेंट्स के आसपास या 19 सेंट्स के आसपास इनकी खरीद हुई होगी, और वहां से अगर आप देखें तो अभी 25-27 के आसपास ऑलरेडी भाव आ चुका है। तो सर कोई मान रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पर एक सर्च देखने को मिल सकता है। लेकिन सर बाजार में 2 ओपिनियन है। कोई ये भी कह रहा है कि ये जो ट्रेडर हैं इन्होंने काफी दिमाग का इस्तेमाल किया है और 150 की जो कॉल ऑप्शन खरीदी जो बहुत ही आउट ऑफ द मनी है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी है, 30-33 के आसपास चल रहा है, 150 की कॉल ऑप्शन खरीदी है। तो हो सकता है कि ये देख के और भी कुछ लोग हैं जो 150 की कॉल ऑप्शन में एंट्री करें कि भाई क्या कुछ इतना बड़ा होने वाला है कि आपको विक्स में इतना बड़ा सर्च देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि इसके बाद में जो उसकी आईवीज हैं इसमें बड़ा खरीदा तो किसने, बेचा भी तो होगा, बेचा भी होगा सर, वो तो एल्गोस ड्रिवन भी हो सकता है। 150 तक तो कहाँ ही जाएगा, जब यूएस की मंदी में नहीं गया कभी, तो उस समय 90 गया था। हाँ 90 गया 2020 वाली का आइडिया है कि कितना गया था? नहीं, हाँ पता है ना, ये जो कोरोना काल वाली 16 मार्च की है वो 85-86 के आसपास था, मतलब 85-86 85-47 का हाई है। हाँ तो 2020 में 85 गया था, 2008 में 90 गया था, 90 गया, राउंड फिगर 90 मान लें। और यहाँ तो कोई 150 का कॉल, 150 का कॉल ले लिया उसने मार्च एक्सपायरी का, मार्च 2023 की एक्सपायरी, मार्च 2023 की एक्सपायरी का। आशु जी कौन है ये?
कोई आपके क्योंकि जो अभी आपने बिल्कुल बड़ा सही सवाल पूछा हाँ। कि कोविड में अनिल जी, चाहे वो 2008 की मंदी आई हो या कुछ भी आई हो, कोविड से बड़ा इवेंट मुझे नहीं लगता कि इस सेंचुरी का कोई हो सकता है कि जब सारी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई थी। हमने सुना है कि सिटी, स्टेट, कंपनी स्टैंड स्टिल हो गई है, किसी वजह से पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई थी। तो तब अनिल जी अगर 85 का हाई बना था तो ये 150 का, आई डोंट थिंक सो वन शुड रीड टू मच इनटू इट। अनिल जी बिल्कुल इग्नोर कर लेना चाहिए। कई बार जैसे वो चार्ट में ब्रेकआउट आते हैं ना, तो ऐसे ही मुझे लगता है धोखा देने के लिए फॉल्स सिग्नल दिए जा रहे हैं, जिनको इग्नोर करना बेस्ट है, मतलब उस पर एक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये है आपके लिए कोरोना का। कुणाल जी की भी विशेष टिप्पणी। जी कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, मैंने भी सुना था इस बारे में अनिल जी, लेकिन मैंने जो तहकीकात करी अनिल जी, इसमें ना वॉल्यूम नहीं है। ये जो ट्रेड हुआ है अनिल जी, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से $1 मिलियन से भी कम की वैल्यू है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि जो ये आशीष कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक क्रिएट करने के लिए पैनिक और लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ लाने के लिए शायद किया गया है। 1 मिलियन बहुत बड़ी रकम नहीं होती है अनिल जी। तो कम वॉल्यूम पे फ्री ट्रेड तो नहीं हो। ये है आपके लिए राय पूरी। आइए बढ़ते आगे और 3-20 की स्ट्रेटेजी से पहले कर ले। 3-20 हो गया वैसे? 3-20 कर लेते हैं सर। पहले आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटेजी। अनिल जी सिर्फ और सिर्फ रुपए पर नजर डालते हैं सर, बाकी संकेत तो बाद में देखेंगे क्योंकि रुपया पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है एक बार के लिए। तो आज बुरा झटका लगा था कि 36 पैसे, फ्राइडे को 44 पैसे गिरा था, उसके बाद आज सुबह 36 पैसे और गिरा। 2 दिन में 80 पैसे की गिरावट के बाद आज स्मार्ट रिकवरी है, पूरी रिकवरी करके पॉजिटिव टेरिटरी में रुपया है। साथ ही डाउ फ्यूचर्स देखिए सर, ये भी रिकवर होने के लिए तैयार है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 20 पॉइंट दूर है पॉजिटिव टर्न करने के लिए। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छी रिकवरी आई है। जर्मनी के बाजार अब 0.5% ऊपर हो गए हैं, फ्रांस और यूके भी रिकवर हो रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकी फ्यूचर्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारे रुपए में आपको इस समय आती हुई दिख रही है। हमारे बाजार भी स्टेबल है, 250 पर है निफ्टी, 39,100 पर है बैंक निफ्टी। क्या करके जाना है सर? दीप, अच्छी क्लोजिंग हो रही है और अच्छी रिकवरी, और पूरी की पूरी रिकवरी स्क्रीन पर हुई है। ग्लोबल मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी की रिस्क है वो तो रहेगी। मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन बनाई रखनी चाहिए। शुक्रवार को भी हमारी यही राय थी कि लॉन्ग बना कर रखें। जो ओवरनाइट कभी रिस्क हो जाती है उसको आपको संभालना है, तो 17,100 का या 17,000 का जो आपको ठीक लगे वैसा पुट रख लीजिए। बैंक निफ्टी में 39,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। 38,800 का या 38,500 का आपकी जितनी मर्जी उस तरह का एक पुट लेकर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, डाउ फ्यूचर्स भी ठीक हो रहे हैं। सो अन्य खबरें तो आजकल बहुत आती है, ऊपर नीचे बहुत होता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा डेटा आने वाला है नहीं। और उस लिहाज से लगता है कि 3 दिनों तक लगातार बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स बढ़ने के बाद थोड़ा ठंडा हो सकता है। कच्चा तेल 93-94 का नहीं, 82-83 से सीधा $98 थोड़ा घट सकता है। तो आई थिंक एक रिवर्सल के लिए या हल्की फुल्की रिकवरी के लिए जो सारे संकेत वो हैं और हमारे बाजार मजबूत है। टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे के पहले आईटी मजबूत हो रहा है, उम्मीद है नतीजे ठीक रहेंगे। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन की तरफ बने रहना ज़्यादा समझदारी वाला मामला है। और एक चीज़ और कह दूँ, ये पूरे अक्टूबर के महीने में जब जब मार्केट ख़राब होगा तेज़ी से ग्लोबल मार्केट, हम लॉन्ग साइड पर हैं। जब जब ग्लोबली किसी वजह से बड़ा खराब होगा, बड़ा गैप मिलेगा, जोर से गिरेगा, उस दिन लेना ही है। अब देखो आज अगर आपने नीचे में ले लिया तो आज के आज भी 200-250 पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं बिना मेहनत के। सो वो उस तरह के ट्रेड रहेंगे। सो फ्रेश आप खरीदें ना खरीदें, लॉन्ग पोजीशन है उसे बनाए रखें। लॉन्ग पोजीशन है बनाए रखें। चलिए ठीक है, तो फ्रेश खरीद रहे नहीं खरीद रहे वो अलग बात है, लॉन्ग पोजीशन में बनाए रखें क्योंकि बहुत ही स्मार्ट रिकवरी आपने बाजार में निचले स्तर से होते देखिए और एंड में आप क्लोजिंग के लिए जा रहे हैं। आइए बैन से बेनिफिट लेते हैं अपडेट आशीष की तरफ से। सीरीज के 10 दिन बाद लग रहा है बैन में कोई स्टॉक आने की तैयारी में है। आशीष बताइए कौन सा स्टॉक आ सकता है? दीपांशु, बैन सीरीज का पहला बैन से बेनिफिट है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस शुरुआत कर रहा है, 111% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन में। आज का बड़ा मूवमेंट भी स्टॉक में अंदर देखने को मिला है और इंडिया सीमेंट से दूसरा स्टॉक होगा, 108% है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया सीमेंट ये 2 स्टॉक जो एंट्री करेंगे। ओके, आई लेटर के दोनों स्टॉक्स इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल और इंडिया सीमेंट ये आने की तैयारी में। वागले साहब से एक बार एक्चुअली इंडिया बुल्स हाउसिंग पर राय भी लेनी थी। वागले साहब, पिछले हफ्ते लग रहा था कि शायद थोड़ा स्टेबल हो गया है, बट आज जिस तरह से ब्रेकडाउन आया और कल फिर बैन में भी आ सकता है, जरा इसके चार्ट पर एक बार राय दे सर। दीपांशु, 140 तक का मेरा व्यू था, 137 तक जाके घुमाए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब हुआ है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बैन में है तो साइडवेज तो थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन मुझे लगता है 120 ब्रेक नहीं करना चाहिए।
120 ब्रेक होगा तो फिर मैं 110 तक की बात करूंगा जो फिलहाल हुई है। एक बार ये आईबुल हाउसिंग जो बैन में जाने की तैयारी, लेकिन किरण जी जरा एक बार चार्ट देखिए एक बार फिर से, क्योंकि आखिरी 5-7-8 मिनट बचे। टीसीएस नतीजों के पहले बहुत मजबूत हो रहा है। जरा मैं आपसे, आप तो चूंकि ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं, 3150 3160 के आसपास कोई कॉल ऑप्शन है जो खरीदा जा सकता है? थोड़ा सा हल्का सा आउट ऑफ द मनी वाला, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। तो जरा ये दिखाइए, मेरे ख्याल से एक बढ़िया ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बन सकती है टीसीएस में लॉन्ग साइड पर, जरा बताइए। जी, चार्ट पैटर्न तो पहले टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो बहुत शानदार है। मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए, पर ऑप्शन चेन डेटा में ऐसे कोई अनवाइंडिंग, स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। पर मेरा मानना है कि अगर आप 3140 या 3160 का कॉल ऑप्शन लेते हैं, जो कि अभी 60 रुपए के आसपास मिल रहा है 3160 का, तो मेरा मानना है कि इधर एक 12-13 रुपए का रिस्क लेके लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट बैरियर है वो सीधा 3200 का है। तो अगर ये रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो 3200 तक जाने की उम्मीद बिल्कुल देखने को मिल सकती है इस कॉल ऑप्शन में। ओके, तो ये है टीसीएस में यहाँ पर। और दीप, मुझे भी लगता है कि कॉल ऑप्शन लेकर लॉन्ग साइड पर जाना चाहिए। एक तो क्या है कि ज़्यादा बढ़े हुए नहीं ना, यस सर, भाव से बुरे नहीं। अगर रिजल्ट थोड़े भी अच्छे आए, अगर रिजल्ट के साथ अगर कहीं भी टीसीएस, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी अगर बायबैक का करा दे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 3160 वाला एक कॉल ऑप्शन है, वो लिए टीसीएस। हाँ, ताकि क्या रिस्क लिमिटेड रहे। जरा एक बार किरण जी कितने में ट्रेड कर रहा है? 3160 का 60-61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपके रिस्क भी डिफाइंड है, लिमिटेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है कैश का ऑप्शन। तैयार है सुमित बगड़िया। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। मेरे को लग रहा है कि 3640 का अभी इसका भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि क्लोजिंग में ये कल का हाई ब्रेक कर रहा है। तो कल और परसों 1-2 दिनों के अंदर ये स्टॉक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 3600 वाला कॉल 150-148 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। कोफोर्ज के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 100 रुपए का मूव जल्दी ही ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए 3600 का कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 110 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में कोफोर्ज के 3600 के कॉल के अंदर 190 रुपए से लेके 200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 3600 का कॉल खरीदारी करें, 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 110 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 190 और 200 के टारगेट 1 से 2 दिनों में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। कोफोर्ज पर रखिए नजर। टीसीएस, अभी इन्फोसिस पे कॉल आई थी आपके लिए चार्ट कॉर्नर की, टीसीएस की बात चल रही थी। कोफोर्ज देखते हैं। वागले साहब को कोई आईटी स्टॉक पसंद है कुछ और? बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आईटी स्पेस में ही मोमेंटम है तो उसी के साथ रहना चाहिए। मिड कैप आईटी परसिस्टेंट में मुझे एक ब्रेकआउट दिखता है। 3570 का ये लेवल है जहां से ये निकला है। मुझे लगता है कम से कम 100 रुपए 150 रुपए की मूव आनी चाहिए। 3700 का टारगेट होगा और 3540 का स्टॉप लॉस होगा। 30, 35, 40 रुपए की रिस्क होगी। 120-130 रुपए का मोमेंटम मुझे टारगेट दिख रहा है, ये कल तक आना चाहिए। ये है आपके लिए परसिस्टेंट, जहां पर आपको रखनी है नजर। बढ़िया एक्शन में ये काउंटर भी आ रहा है। इनफैक्ट आईटी की जो रैली शुरू हुई थी वो परसिस्टेंट सिस्टम से ही आपको शुरू होते हुए दिखी थी। तो आईटी जबरदस्त मोमेंटम है, 3700 के लिए परसिस्टेंट जा रहा है। बट एक स्टॉक कैश मार्केट के जहां पर आपको रखनी है नजर, और वो है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। जरा इसको पुल अप करिए। 9% ऊपर आज आपको ट्रेड में दिख रहा है। 40 का लेवल इसने क्रॉस करा है। और अनिल जी, सिर्फ 2 हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट टू द डे 2 हफ्ते पहले, नवरत्न एसआईपी स्टॉक इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 34.2 34.3 में हमारी रिकमेंडेशन थी। ये 50, 60, 75, 100 के तो बड़े टारगेट थे, बट तब से अब तक भी देख लीजिए सर, जबरदस्त एक्शन में आ चुका है। ऑलरेडी आपका 15-18% से ज्यादा, 20% ऑलमोस्ट। हाँ, 17-18% बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आई डोंट नो आज बढ़ने का कोई ऐसा ट्रिगर मुझे नजर तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, आपको उस हिसाब से कंफर्ट तो है ही है। तो बढ़ रहा है तो इवन हम मेरे ख्याल से हमने कैम्स रिकमेंड किया था। कैम्स भी बेहद आज, हाँ, कैम्स भी आज भी कैम्स भी खबर भी चल रही है 3% में जो 2500 क्या खबर?
अपनी एक सब्सिडरी में ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहां पर अपना हिस्सा बढ़ाना है, तो तो उसका ऐसे भी स्टॉक्स थोड़ा ठीक है, एक्शन में दिख रहे हैं कुछ ये आपके लिए। तो इलेक्ट्रो स्टील आपने बोला तो एक बार 30 रुपए वाला 40 रुपए वाला स्टॉक तो सुमित जी के रडार वाला है। सुमित जी चार्ट देखिए, कोई बड़ा ब्रेकआउट है चार्ट पे या कुछ रुकने वाली जगह है ये? ब्रेकआउट है अनिल जी, ब्रेकआउट। थोड़ी देर पहले मैंने इसी के लिए बिगुल के लिए भी कहा था, लेकिन वो बातों बातों में रह गया क्योंकि कंटिन्यूसली बैक टू बैक सबसे डिस्कशन चल रहा था। तो ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। रिसेंट के स्विंग हाई ये स्टॉक के अंदर ब्रेक हो चुके हैं और आज वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रो स्टील के अंदर 40 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब हो गया ये स्टॉक यहां से आने वाले दिनों में 10% और 20% तक का मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 37, 50, 38 के आसपास का बनेगा। 40 के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब 44 रुपए से लेके 46 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में जल्दी शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। यह है आपके लिए इलेक्ट्रो स्टील 40 का लेवल क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर एक्शन अच्छा है। आज टारगेट हिट होने का दिन है क्योंकि माइंट्री यहाँ पर सचिन जी की कॉल थी शो की शुरुआत में और सचिन जी पहला टारगेट हिट हो गया सर, 3360 3365 का हाई बनाया है इसने। उसी लेवल के आसपास फ्यूचर जरा पुल अप करते हैं माइंट्री के, वहां पर थोड़ा ज्यादा आपने एक्शन देखा है। अब क्या करना है सचिन जी माइंट्री पर जरा बताएं, कोई रिवाइज लेवल स्टॉप लॉस कहां पर अब लेकर आए? जी दीपांशु, इनफैक्ट 3300 3306 के आसपास हमने इसे रेकमेंड किया था। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जो पोजिशनल टारगेट मैंने यहाँ पर रेकमेंड किया है, उस पोजीशन का टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन रिटेन करनी चाहिए। 3440 मुझे लग रहा है काफी अच्छी तरह हासिल हो जाना चाहिए। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी काटने का प्रयास हो रहा है जो लगभग अराउंड 3380 के आसपास है। उसकी वजह से मुझे लग रहा है काफी बड़ी अनवाइंडिंग वाली मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। तो जरूर अभी भी स्टॉक के ट्रेड में बने रहे। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 3295 के आसपास का, एंड अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढे। लिए एक और स्टॉक है आज पिक ऑफ द डे के तौर पर, सॉरी पिक ऑफ द वीक के तौर पर बंसल जी ने रिकमेंड किया था। बंसल जी आपका स्टॉक भी कमाल करता दिख रहा है, 6% अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड होता दिख रहा है। अब मैं आपसे राय लूँगा नहीं, राय लेने का कोई फायदा तो नहीं, घंटी तो बज ही चुकी है ना। तो ये है आपके लिए ओहो 8% 110 सेंचुरी मार दिया था बंसल जी। सुबह सोचा था आपने ऐसा 8:30 बजे? नहीं अनिल जी, बिल्कुल सोच समझ के ही दिया था अनिल जी, ऐसा नहीं है। और आज के अनिल जी अपार सफलता के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कल भी सुबह मैं पिक ऑफ द वीक ही रिपीट कर दूं अनिल जी। ये तो अब ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आ रहा है और कल के लिए भी एक बेहतरीन स्टॉक है अनिल जी। आज वाला स्टॉक भी जो था ना वो आपका था, आपका रिकमेंडेड स्टॉक है, और जो कल के लिए मैं स्टॉक मेरे रडार पर है वो भी आप ही का रिकमेंडेड स्टॉक है, तो उसमें भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो कल मोस्ट लाइकली मैं पिक ऑफ द वीक ही दूंगा अनिल जी, और स्टॉक भी आप ही का होगा। कुणाल जी, जो बंसल जी कह रहे हैं सच मान ले कि सोच समझ के दिया था और मुझे पता था, तो कल वाला जो पिक ऑफ द वीक देंगे उसमें मैं ऐसे ही पूछूं कि 8:30 बजे जो देंगे, फिर मैं पूछ लूँ उसी समय सुबह कि 3:30 बजे कितना % ऊपर बंद होगा? हाँ कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरी बात मानिए तो कल तक की राह मत देखिए, अभी ले लीजिए अनिल जी पिक ऑफ द डे। वो कह रहे हैं तैयार है ही, तो अनिल जी अभी ले लीजिए उनसे। ऐसे बंसल जी आपके दोस्त बहुत ही जबरदस्त है। तो बोले मैं शायद कुएं में गिर सकता हूँ, तो बोले तू पास में खड़ा तो धक्का मैं देता हूँ। वैसा हाल है। बहुत ही बढ़िया। चलिए कल पिक ऑफ द वीक का फिर से रहेगा इंतजार बंसल जी की, आज विंध्या टेली की अपार सफलता के बाद। लेकिन आइए दिवाली से ठीक पहले बाजार के 2 बड़े महारथी देंगे आपको बाजार के मंत्र। देखिए रामदेव अग्रवाल साहब और शंकर शर्मा साहब के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो मैंने इस वीकेंड पर रिकॉर्ड किया था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बिल्कुल कल सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलेगा। एक बार चाहें तो आप झलक देख लें। झलक इसलिए कि झलक देखेंगे तो फिर इंटरव्यू देखने का मन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जरा नजर डालिए। क्या इस वक्त आप हिंदुस्तान के मार्केट पे अपनी लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा बुलिश हैं? तो 5-10 साल 15 साल के लिए एक्चुअली आप यदि बोलेंगे तो हाईएस्ट बुलिशनेस अभी लग रहा है। ज्यादा मत सोचो लाले दी जान, जब सोच गहरी हो जाती तो इरादे कमजोर हो जाते हैं। तो क्या हिंदुस्तान उस फेज में आ गया है जब दुनिया भर में क्या चल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है? अगले 25 साल की स्टोरी क्लियर है सर। मतलब आप बुलिश हैं सर? एक लाइन का स्टोरी है, इंडिया ही है और कुछ नहीं है।
पिछले 1.5-2 साल में जो नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में घुसे हैं उनके लिए आपका अनुभव चाहिए। देयर आर 100 मिलियन वेज ऑफ मेकिंग मनी। ओके, सिर्फ 2 तरीके नहीं है, इनका रैन डांस और मेरा नो रैन डांस, ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग मनी। ओके, और ये इसमें इतना पैसा है इस बाजार में जितना गंगा में पानी नहीं। क्या बात है। मतलब अनिल जी लग रहा है वो हाईलाइट रील होती है ना मैच के बाद की, वैसे वाली लग रही है, वन लाइनर पे वन लाइनर। पूरा इंटरव्यू ऐसा ही था। तो मैंने डायलॉग मारा था खुदा गवाह का, तो ऊपर से फिर शंकर सर का भी डायलॉग था। बोले कि ये डायलॉग तो था ही, उसमें फिर एक डायलॉग वो भी था श्रीदेवी का कि बादशाह खान जरूर आएगा। तो बोले बादशाह खान है आज के रिटेल इन्वेस्टर जिनका इंतजार हम इतने सालों से कर रहे थे कि जरूर आएगी, जरूर, अब आ गए। तो मैंने कहा दोनों आए भी करण अर्जुन की तरह, आधे सीधे मार्केट में, आधे म्यूचुअल फंड के जरिए। तो ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर करण अर्जुन बन के आ गए। तो बहुत मजेदार इंटरव्यू है। बॉलीवुड के साथ जोड़ कर देखेंगे, क्रिकेट के साथ जोड़ कर देखेंगे आप, मतलब मजा आएगा आपको, और बहुत इन डेप्थ भी। जब शंकर सर और रामदेव सर हो तो फिर नॉलेज तो आपको कितनी मिलेगी आप सोचिए। तो कल 11 बजे ये विशेष इंटरव्यू बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज शाम के बाकी बचे हुए कार्यक्रम। क्या आपको पता है कि भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार है, और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह कि हर 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक। चिंता की बात एक और ये भी है कि भारत में करीब 60% लोग डिप्रेशन को बीमारी मानते ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली उनमें मैं भी होता था। अच्छा। डिप्रेशन कुछ देखो, हमने ज़िंदगी में कभी सुना नहीं, एक्सपीरियंस किया नहीं, देखा नहीं, तो हमने लगता है यार कोई ये भी कोई बीमारी होती है। वो फैक्ट बात है। अब धीरे धीरे समझने लगे तो पता चलता है। तो फिलहाल बच्चे और युवा डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसी प्रकार हमें चर्चा की मेंटल डिसऑर्डर की वजह क्या है, और सही समय पर इलाज नहीं होने से कितना घातक हो सकता है, और कैसे डिप्रेशन से छुटकारा पाया जाए। हमारे साथ सीनियर साइकोलॉजिस्ट होंगी डॉक्टर जयंती दत्ता जी, और डॉक्टर ज्योति कपूर भी होगी, वो भी सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है मोनिका कुमार जी। इन तीनों से करेंगे हम चर्चा, मन सबसे बड़ा धन। कैसा लगा टाइटल? मन सबसे बड़ा धन। बहुत बढ़िया। आज शाम 5:56 पर मिस मत कीजिएगा, ये हमारा विशेष शो आपके लिए। ओके, बढ़ते आगे। और अब दूसरा शो जो है हमारा, त्योहारों के समय पर पोर्टफोलियो की चमक बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है सोने और चांदी में निवेश। गोल्ड के साथ साथ अब तो सिल्वर के ETF भी आ चुके हैं, वहां पैसा लगा सकते हैं। तो किस तरह से ETF में पैसा लगाकर आप कमा सकते हैं मुनाफा? शाम 6:26 यानी कि 6:30 बजे राउंड फिगर में, लेकिन 5 मिनट पहले आ जाना। गोल्ड के ETF पर होगी विशेष बात, पोर्टफोलियो की चांदी ही चांदी। फिरोज अजीज साहब होंगे डेप्यूटी CEO आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से, और सुगंधा सचदेवा वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग से जुड़ेंगी हमारे साथ। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग पर सरकार कड़े नियम बनाने की तैयारी में, और इसके लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इंडिया 360 डिग्री में होगा पूरा विश्लेषण, क्या क्या शर्तें आ सकती है, और आखिर क्यों सरकार नियम बनाने जा रही है। बेटिंग पर वार, सरकार तैयार, ये आज की हमारी पहली कवर स्टोरी रात 8 बजे की इंडिया 360 डिग्री। चेक बाउंस को लेकर भी सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। अब सरकार चेक बाउंस होने पर दूसरे खाते से पैसे काटने का नियम ला सकती है। इसके साथ ही चेक बाउंस को अपने सिविल स्कोर से भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि चेक बाउंस हुआ तो क्रेडिट स्कोर हो गया खराब। क्या होंगे नए नियम, पूरी देंगे डिटेल। चेक बाउंस की चिक चिक खत्म। बढ़िया। तो ये है आज की हमारी एक और कवर स्टोरी, चेक बाउंस की चिक चिक खत्म। चलिए, तो ये आपके लिए सारे के सारे। और बाय द वे बता दूं दीप, जो 10 लकी विनर हैं उनमें से काफ़ी लोगों ने तो भेज दिए हैं अपने नाम पते। हफ्ते भर का हफ्ते भर के अंदर उनको उनके गिफ्ट मिल जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं भेजे कृपया करके अब जल्दी भेज दें। हाँ, ताकि ये ना रहे कि भाई हमें मिला नहीं, हमें मिला नहीं। नाम पता एड्रेस भेज दिया जाए, क्योंकि आजकल नाम पता में पता नहीं चलता ना। ट्विटर पे ऐसे ऐसे नाम आते हैं ना भाई साहब, पूछो मत जिनका दूर दूर वास्तविकता से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं। तो ये है हमारे आज शाम का विशेष कार्यक्रम, पूरा आयोजन। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आशु जी, किरण जी, और कौन है, सचिन जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात।
मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।